उनको बुलाया हमने जो काउंटर पॉइंट के रिसर्च डायरेक्टर हैं, तरुण पाठक नाम है इनका। काफी समय से ये काउंटर पॉइंट में है और ये स्टैट्स पे काम करते हैं। अगर हम यूपीआई की सक्सेस स्टोरी देखें वो तो बहुत बड़ी डेटा की success वजह story से है। नहीं हो सकती थी, बिकॉज हम लोग जैसे ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में सेमिनार्स देते हैं, तो पहली चीज़ हमको पूछी जाती है कि यार आप अपना यूपीआई की सक्सेस स्टोरी हमें बताओ, ये हुआ कैसे और किया कैसे है। ज्यादातर लोगों ने जो फोन खरीदा हाँ। वो ईएमआई पे खरीदा। क्या माइंडसेट क्या चल रहा है ईएमआई पे फोन खरीदने के पीछे? काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग भी डेटा को देखते रहते हैं, तो वो जो ईएमआई का ट्रेंड है ना, ये ऑलमोस्ट 2.5x हुआ है लास्ट पोस्ट कोविड। तो लोग ईएमआई पे ज़्यादा फ़ोन लेना शुरू किए हैं। हमारा जो रिसर्च ये दिखा रहा है कि अगर आप प्रीमियम फ़ोन है जो 30,000 से ऊपर जिसे हम कहते हैं, 50% फ़ोन ईएमआई पे जा रहे हैं। 30,000 से 50% से ऊपर। एक फोन जब कोई खरीदता है तो नॉर्मली क्या ट्रेंड है कि कितने समय में वो चेंज कर देता है? ऑन एन एवरेज लोग फ़ोन को रखते हैं 3 साल 4 महीने। तो अगर आप ये नंबर देखो 2017-18 में, तो ये बढ़ा है या कम हुआ? तो लोग 30 महीने में रिप्लेस करते थे, तो ये 30 से 40 महीने तक नंबर गया है। अच्छा, बढ़ा है ये? हाँ, ये शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब लोग जल्दी जल्दी फोन लेते हैं, बट ये बढ़ा है। इसका मतलब ज्यादा समय तक लोग फोन रख रहे हैं। इंडिया में नहीं बढ़ा है, ये क्रॉस रीजन्स बढ़ा है। अभी जुलाई है और जुलाई में ही पहली कॉल की गई थी, तो वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है अगर आप बता पाएं तो। सबसे सस्ता डेटा इंडिया में है, और क्यों है ऐसा? ऐसा क्या हुआ कि इंडियन स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट गायब हो गए? हाँ। लोग कहते हैं ना कि जब 3G आया था तो 2G की स्पीड कम कर दी गई, 4G आया तो 3G की स्पीड कम कर दी गई, अब 5G आ गया तो 4G की स्पीड कम कर दी गई। कि ये मिथ है या फिर कुछ सच्चाई बेस में? वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनसे हम बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि वो आप लोगों के बारे में चीज़ें बताएंगे, लाइक किस तरीके से लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं, स्मार्टफोन खरीदने से पहले क्या सोचते हैं, क्या स्टेट्स है, क्या डेटा है। उनको बुलाया हमने जो काउंटर पॉइंट के रिसर्च डायरेक्टर हैं, तरुण पाठक नाम है इनका। काफ़ी समय से ये काउंटर पॉइंट में है और ये स्टैट्स पे काम करते हैं कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट्स या फिर ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में क्या चल रहा है, क्या स्टैट्स है, क्या फिगर्स हैं, कौन सी कंपनी किसे डोमिनेट कर रही है, कौन सी कंपनी सिंक कर रही है, कौन सी कंपनी क्या नया लेकर के आ रही है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। सारी बातें करेंगे इनसे और ये भी पूछेंगे कि इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री इस समय पे कहाँ है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में लेकर के, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन में लेकर के। तो तरुण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्टोनिक विद मुंजीर पे। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछूंगा मैं कि स्मार्टफोन खरीदने कोई बाजार में जाता है तो सबसे पहली चीज क्या सोचता है वो? इसमें बड़ी सारी चीज़ें जाती हैं। तो अगर आप देखो, स्मार्टफोन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैजेट है हमारी लाइफ का। आई थिंक हम लोग ऑफिस में जो करते हैं कि लोग आजकल अपनी वाइफ से ज़्यादा स्मार्टफोन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारी एक रिसर्च थी जहाँ पे हम देख रहे थे कि इंडियंस पूरे दिन में ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे स्मार्टफोन के साथ जुड़े रहते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है, जब आप खरीदने जाओगे तो आप बहुत सारे पैरामीटर देखते हो स्मार्टफोन खरीदने से पहले। तो इसमें चीज़ें आ जाती हैं, पहले आपका बजट क्या है। तो अगर आपका बजट अगर 10,000 है तो आपके प्रेफरेंस बहुत डिफरेंट होंगे। बजट थोड़ा ज़्यादा है 10 से 20,000 तो आप कुछ और चीज़ें देखोगे ऊपर। तो 20 से ऊपर है तो हम कहते हैं प्रीमियमाइजेशन उसको। तो फिर आप सब कुछ देखोगे, वैल्यू फॉर मनी देखेंगे। तो आई थिंक अगर आप देखोगे एक स्मार्टफोन में 300 से ज़्यादा कंपोनेंट जाते हैं। और उसमें अगर की कंपोनेंट देखोगे आप 7 या 8, उसमें आपका प्रोसेसर है, बैटरी है, कैमरा है। तो डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे कुछ लोग अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो लोग कैमरा की तरफ ज़्यादा देखेंगे, स्टोरेज की तरफ ज़्यादा देखेंगे। तो हमने हाल ही में एक रिसर्च की थी जिसमें हमने देखा था डिफरेंट प्राइस बैंड में लोग क्या प्रेफर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे सब 20 के है, तो लोग जब 20,000 का फ़ोन खरीदने जाते हैं या उससे कम खरीदने जाते हैं तो उनके डिफरेंट
पैरामीटर्स होते हैं जो वो प्रेफर करते हैं। जैसे हमने एक रिसर्च की अभी, तो उसमें बैटरी निकल के आई। बैटरी वाज द नंबर 1 फीचर कि 20,000 और नीचे हमें बैटरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन उसके बाद फिर दूसरे सेट ऑफ फीचर्स आते हैं, जैसे आपका प्रोसेसर हो गया। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा चाहिए बिकॉज़ इंडिया में अभी गेमर्स बढ़ रहे हैं, एक्टिव गेमर्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। लोग गेमिंग को काफ़ी सीरियस तरीके से देख रहे हैं। सब 20K में और डिस्प्ले अभी पता है गेमिंग से याद आया कि मैं अभी देख रहा था GTA 6 जो है वो ऑलमोस्ट $2 बिलियन का बना हुआ 2 है। बिलियन। $2 बिलियन बुर्ज खलीफा भी बना हुआ था तो $1.5 बिलियन का बना है। और GTA 6 पता नहीं इन्होंने क्या बना दिया है, $2 बिलियन स्टिल काफी डिले वो हो रहा है रिलीज होने में। हाँ, GTA तो एक फील ही है वैसे। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि गेमिंग का स्कोप इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है और इस वजह बहुत से फोन स्मार्टफोन कंपनी करेक्ट। ज्यादा टारगेट कर रही और है गेमिंग ऑडियंस। स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ इस गेमिंग को एज़ ए नीश नहीं देख रही अब। वो कह रहे हैं कि जो हमारा स्मार्टफ़ोन जो हम बना रहे हैं, वो गेमिंग एक्सपीरियंस को एम्प्लीफाई करता है। तो अगर आप देखोगे जितने भी स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स हैं जो फ़ोन लेके आ रहे हैं, चाहे वो 10,000 20,000 हो या 20,000 से ऊपर हो, तो प्रोसेसर और बाकी के जो उन्होंने, जैसे वेपर चैम्बर होता है कि जब आप गेम खेलते हो तो फ़ोन वेपर हीट चैम्बर होता क्या है। होता है? तो जैसे आप गेम खेलते हो तो आपका फ़ोन हीट होता है, तो वो हीट कहीं न कहीं तो उसको निकालना होता है, तो डिसिपेट करने के लिए वो अंदर उन्होंने फिट किया कूलिंग होता है, सिस्टम कूलिंग बेसिकली, सिस्टम अगर हो जाता है। लेमैन को तो समझना उस है पे तो। काफ़ी ज़्यादा R&D हुआ है, वो फ़ोन में आना फोन शुरू गर्म हुए। क्यों हो जाते हैं? फ़ोन देखिए, अपना फ़ोन को समझिए एज़ ए सीपीयू। अगर आप देखोगे तो इट्स ए ब्रेन ऑफ द फ़ोन। तो आप कभी-कभी उसको जितना चलाओगे, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में स्टैट है, अगर आप किसी चीज़ को 6 घंटे 1 दिन में चलाओगे तो कुछ ना कुछ उसमें आएगा। अगर एक मशीन है, किसी मशीन को भी आप लगातार चलाते जाओगे तो कुछ ना कुछ उसमें वेयर एंड टियर हो जाएगा। तो वैसे ही आपका जो प्रोसेसर है वो हीट करता है, लाइक तो फॉर फोन की बैटरियां क्यों फट जाती हैं? तो बैटरी का अगर आप देखोगे, बैटरी कुछ साल पहले ही ये चीज़ होना शुरू हुई थी। बट आई थिंक अभी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हुआ है अभी इस पे। अगर आप देखोगे बैटरी में इट्स ऑल अबाउट सेल्स, अच्छा, सिलिकॉन पैकिंग सिलिकॉन पैकिंग द कार्बन का डेंसिटी। जो चल रहा है ट्रेंड, हाँ। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज वो क्या करती हैं? उसके उससे सो क्या फायदा होता है? सो पहले क्या होता था, लिथियम आयन बैटरीज़ हैं जैसे, तो बैटरी में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट डेंसिटी। तो मैं कितने सेल्स एक पर्टिकुलर बैटरी में पैक कर सकता हूँ। तो आई थिंक अगर आप सिलिकॉन जो पहली वाली लिथियम आयन बैटरीज है उसमें आप 380 या 400 mAh पैक कर सकते हो थे एक ही पर्टिकुलर जगह पे। बट अभी जो क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और ग्राफीन वाली ये भी है ना कि बैटरीज आ रही हैं। क्या ये सही है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज अगर आने लगेंगी हाँ, तो फोन ज्यादा पतले हो जाएंगे? पतले हो जाएँगे बिकॉज़ वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें आप ज़्यादा सेल डाल पाओगे। तो सेम अगर जो 7000 एमएएच आप जिस बैटरी में फिट कर पाते पहले, तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती। बट अभी आप उतने ही सेल्स एक कम स्पेस में फिट कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आपका स्पेस बचेगा और वो स्पेस काफ़ी सारे ये स्मार्टफ़ोन ब्रांड उसको थिननेस कम करने में यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे फ़ोन्स आए हैं मार्केट में जो कि बहुत पतले हैं। एमडब्ल्यूसी में हमने टेक्नो का फ़ोन देखा जैसे था, वर्ल्ड का। मुझे लगता है, लेकिन ये भी काफी पतला फोन है गैलेक्सी फोल्ड 7, बट आई डोंट थिंक सो उसमें सिलिकॉन कार्बन बैटरी लगाए, क्योंकि नहीं। लगाया होता तो 4,500 mAh की बैटरी नहीं हाँ, होती। हाँ, तो उसमें अगर आप देखो तो ये अलग-अलग टेक्नोलॉजी, अलग-अलग ब्रांड्स की डिफरेंट चॉइस है। तो बैटरी में भी 2 चीज़ें आती हैं। तो एक आता है कि आपकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है और दूसरी आती है आपकी चार्जिंग कैपेबिलिटी, कि एक बैटरी तो लास्ट कर रही है, लेकिन अगर वो ख़त्म हो जाती है तो आप वो फ़ोन कितनी देर में चार्ज कर सकते हो। तो आई थिंक वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनीज़ हैं, ओप्पो का प्रोप्राइटरी वूक चार्जिंग सिस्टम है जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे किया हुआ है। वीवो, ओप्पो की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज़ अगर आप देखोगे, ओप्पो की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज़ है बैटरी सिस्टम में, तो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग पे भी ब्रांड्स काफ़ी काम कर रहे हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे क्या-क्या फीचर्स हैं, तो बैटरी एक नंबर 1 पे निकल के आ रहा था। बट जैसे-जैसे लोग स्पेंड ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, तब तक ऐसे जैसे आप प्राइस टियर में ऊपर जाना शुरू हो जाओगे, तो लोग जो स्पेसिफ़िकेशन की जो गेम है ना, वो थोड़ा नीचे आती जाती है। फिर वो एक्सपीरियंस ब्रांड पुल की तरफ जाते हैं कि अगर मैं 40,000 या 50,000 करूँगा, तो मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा यार ब्रांड होना चाहिए, तो मुझे ब्रांड की तरफ ज़्यादा जाना है। और फिर उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं 50,000 स्पेंड कर रहा हूँ और फ़ोन को कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट मेरे घर के आगे-पीछे उसका सपोर्ट होना चाहिए। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं एक कंज़्यूमर के लिए। और भारत में सबसे ज्यादा फोन किस सेगमेंट के खरीदे जाते हैं? सो
सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो 10 से जो 20,000 का सेगमेंट है, ये 43% ऑफ द सेल्स इसी सेगमेंट में होती है। और इसके नीचे वाला सेगमेंट अगर लेस देन 10K तो 10 करोगे, से 20,000 वाला सेगमेंट जब अगर 43% सेल हाँ, हो रही है, हाँ, तो इसमें कंपनियां इतना कम क्यों दिलचस्पी रख रही हैं? मार्जिन कम होगा शायद, सारे लोग एप्पल की स्ट्रेटजी तो नहीं कहेंगे। मुझे तो ऐसा इस लगता है, क्योंकि अब एप्पल को ही देख लीजिए, इतनी बड़ी कंपनी है, कम स्मार्टफोन्स बेचती है, वॉल्यूम तो कम ही है लाइक हाँ, दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले, लेकिन फिर भी मार्जिन बहुत ज़्यादा है, कमाई खूब करती हैं। तो कहीं उसको देख करके ये छोटी कंपनियां लाइक जो दूसरी कंपनियां लाइक वीवो, ओप्पो, शाओमी, जो भी कंपटीशन है इसमें, तो मुझे लगता है कि सारे लोग थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन्स पे इन दिनों फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह मार्जिन है, या फिर ये है कि लोगों को ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए? इसकी बहुत सारी वजह है। सो अगर आप देखोगे तो पहले तो 10 से 20,000 में कंपटीशन बढ़ा है, तो आपके ऑलमोस्ट लाइक 30 से ज़्यादा ब्रांड इस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। जैसे-जैसे ऊपर जाते जाओगे प्रीमियम में, वहाँ पे सिर्फ आपको 3 या 4 ब्रांड मिलेंगे, कंज़्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे चॉइस करना है तो। अ, सो होता क्या है कि मार्जिन की गेम भी बदलती रहती है। तो अगर आप 10 से 20,000 में ऑब्वियसली अगर कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको मार्केट में बने रहने के लिए आपको एग्रेसिव मार्जिन देना पड़ेगा रिटेलर को, आपका अपना मार्जिन कम होगा, फिर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कुछ ट्रेड ऑफ करने पड़ेंगे। आपको अगर बैटरी ज़्यादा लगानी है तो आप सोचोगे यार मैं एलसीडी और ओलेड में से एलसीडी जाता हूँ तो उधर से पैसे बचाता हूँ, बिकॉज़ आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो वो एक कमोडिटाइज़्ड मार्केट है 10 से 20,000 में, तो वो किसी की गलती नहीं है, बिकॉज़ मार्केट ही ऐसे ऑपरेट करती है। वो सिर्फ़ इंडिया में ज़्यादा एग्रेसिव है, आप बाहर चले जाइए, चाइना में चले जाइए या यूएस में चले जाइए, यूएस में कॉम्पिटिशन कम है, आपको 4 या 5 ब्रांड में से ही चूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर आप देखो एप्पल, सैमसंग का ही ऑलमोस्ट लाइक 70-80% मार्केट शेयर होगा। वैसे अगर आप चाइना में चलते चले जाओगे तो टॉप 5 ब्रांड का ऑलमोस्ट लाइक 90% मार्केट शेयर है। तो आई थिंक ये सारा कंपटीशन पे भी डिपेंड रहता है कि कैसे उसको खेल रहे हैं, बिकॉज़ हर एक को एक कस्टमर विन करना है और इवेंचुअली इंडिया में क्या होगा आगे जाके, इट्स ए ज़ीरो सम गेम। तो फ़ोन बिज़नेस बड़ा ही कमोडिटाइज़्ड मार्केट होता जाएगा। हार्डवेयर में जो अगर आप देखोगे कितना डिफरेंशिएशन कर लोगे आप? आप क्या लेके आओगे नेक्स्ट कि जो बंदा कहेगा कि हाँ यार ये डिफरेंट है, अनलेस अंटिल आप फॉर्म फैक्टर चेंज करते हो। जैसे हमने देखा फ़ोल्ड का फॉर्म फैक्टर, जैसे सैमसंग ने अभी ज़ी फ़ोल्ड 7 लॉन्च किया है। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है, या फ्लिप फ़ोन्स आ रहे हैं। तो वहाँ पे अगर चीज़ें आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप एक्जिस्टिंग फ़ोन्स में देखोगे तो इतना कोई डिफरेंस बचा नहीं है। हम लोग देख रहे थे कि अगर आप सिर्फ कैमरा की बात करोगे, 80% कैमरा 10 से 20,000 में 50 मेगापिक्सल के हैं। तो आप क्या लेके आ जाओगे वहाँ पे कि सभी 50 50 मेगापिक्सल दे रहे मेगापिक्सल के हैं? हैं। अभी रिसेंटली एआई प्लस का हाँ, फ़ोन 8,000 का लॉन्च हुआ है, हाँ। उसमें भी उसमें 50 50 मेगापिक्सल कैमरा मेगापिक्सल दिया लेके गया आ है। रहे हो, आपकी बैटरी 5000 एमएएच की है। तो वो जो नंबर गेम होती थी ना, कहीं न कहीं ये जो पूरा एंटायर एक्सपीरियंस है ना स्मार्टफ़ोन का, और पूरी स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री फ्रॉम नंबर्स टू एक्सपीरियंस जाना शुरू हो चुकी है। क्योंकि लोग पहले फ़ोन 2 साल में चेंज कर देते थे। हमारा रिप्लेसमेंट अच्छा, साइकिल, तो हाँ। इसी से एक और क्वेश्चन आता है कि एक फ़ोन जब कोई खरीदता है, तो नॉर्मली क्या ट्रेंड है कि कितने समय में वो चेंज कर देता है? लाइक क्या हो सकता है कि अलग-अलग सेगमेंट के हिसाब से भी ये बात बनती हो? तो तो ऑन एन एवरेज लोग फ़ोन को रखते हैं 3 साल 4 महीने, 3 जो साल कि 4 40 महीने। मंथ का रिप्लेसमेंट साइकिल हम लोग इंडिया में देख रहे हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। 3 साल और 4 महीने काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है। तो अगर आप ये नंबर देखो 2017-18 में, तो तो ये लोग बढ़ा है या कम हुआ है? तो लोग 30 महीने में रिप्लेस करते थे। तो ये 30 से 40 महीने तक नंबर गया है। अच्छा, बढ़ा है ये? हाँ, हाँ, ये शॉकिंग है मेरे हाँ। लिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब लोग जल्दी-जल्दी फ़ोन लेते हैं, नहीं, बट ये बढ़ा है, ये इसका मतलब बढ़ा है, ज़्यादा और समय ये तक सिर्फ़ लोग फ़ोन रख रहे हैं। इंडिया में नहीं बढ़ा है, ये अक्रॉस रीजन्स बढ़ा है। वजह क्या हो सकती है इसकी? क्योंकि वही जो मैंने कहा, एक तो आपका डिफरेंशिएशन कम हो गया है। लोगों ने मिड टियर फ़ोन ज़्यादा लेना शुरू किए, और वो काफ़ी देर तक चलते हैं। जैसे कल को आप एक फ़ोन लेते हो 40,000 रुपए का या 30,000 रुपए का, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये फ़ोन मैं एटलीस्ट 3 साल तक चलाऊँगा, बिकॉज़ उसमें फ़ीचर्स अच्छे हैं। अगर आप कुछ फ़ोन देख लो, इवन सैमसंग के कुछ फ़ोन देख लो, सैमसंग S21 जो 3-4 साल पुराने आए थे, उनके कैमराज़ आज भी रेलेवेंसी रखते हैं। कैमरा, प्रोसेसर, सारी प्रोसेसर, चीज़ें रिलेवेंट हैं। आईफ़ोन अगर आप देखोगे तो वो उसकी सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर एंड अपग्रेड्स काफ़ी बेटर हुए हैं फ़ोन्स के। तो लोगों को ऐसा लगता है कि डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से और यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दीज़
आर गुड फोन्स टू लास्ट यू लॉन्गर, और आप उसमें रिलाई करते हो बिकॉज लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा डेटा रहता है, वो फ्रीक्वेंटली फ़ोन भी नहीं चेंज करना चाहते हैं बिकॉज इट्स ए हैसल। तो इसीलिए ये लोग कहते हैं कि अगर एक फ़ोन लें तो बेटर ले, तो उसको 3-4 साल तक चलाएं। तो अभी वहीं क्या से हुआ है कि क्या बेटर लेने के चक्कर में लोग ईएमआई पे ले रहे हैं? क्योंकि अभी मैं ट्रेंड देख रहा था, तो जो प्राइम डे सेल का हाँ, जो डेटा आया था, तो उससे ये चीज निकल कर आया कि ज्यादातर लोगों ने जो फोन खरीदा हाँ। वो ईएमआई पे खरीदा। तो अब ईएमआई पे इस वजह से तो लोग नहीं खरीद रहे हैं कि ज्यादा महंगे फोन खरीद करके ज्यादा फीचर्स मिल जाएं, या फिर क्या माइंडसेट क्या चल ये रहा है ईएमआई पे फोन खरीदने के पीछे? काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग भी डेटा को देखते रहते हैं, तो वो जो ईएमआई का ट्रेंड है ना, ये ऑलमोस्ट 2.5x हुआ है लास्ट पोस्ट कोविड। तो लोग ईएमआई पे ज़्यादा फ़ोन लेना शुरू किए हैं। अब पॉइंट ये आता है कि आप एक 10,000 का फ़ोन ईएमआई पे ले रहे हो, या 20 का ले रहे हो, या 40 का ले रहे हो, या 50,000 वाला ले रहे हो। तो हमारा जो रिसर्च ये दिखा रहा है कि अगर आप प्रीमियम फ़ोन है जो 30,000 से ऊपर जिसे हम कहते हैं, 50% फ़ोन ईएमआई पे जा रहे हैं 30,000 से ऊपर, 50%? 50% से ऊपर। तो वो कि काफ़ी मतलब एवरी सेकंड इसमें कस्टमर उसको ईएमआई में लेके जा रहा है। इसमें मुझे लगता है नो कॉस्ट ईएमआई वाला भी नो कॉस्ट लोगों को ईएमआई वाला लगता है कि फैक्टर है। आपका ईएमआईज़ बढ़ के 18 महीने से 24 महीने हो गए हैं। फिर आपका लाइक ट्रांजैक्शन, अगर ऑनलाइन कंपनीज़ आपको ईएमआईज़ के ऑफ़र देना सपोर्ट कर रही हैं, और उस पे कंपनीज़ लाइक सैमसंग फाइनेंस दे रहे हैं, बजाज ने काफ़ी अच्छा काम किया वहाँ पे, तो लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ी है। और आई थिंक आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि लोग जब ईएमआई पे लेते हैं ना, तो उनको रियलाइज़ नहीं होता कि किस प्राइस पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम ले रहे हैं कि कस्टमर कहता है कि ये मुझे अब 4 साल तक तो चलाना है, तो इट विल नॉट हैव ए बिग डेंट ऑन माय पॉकेट बिकॉज़ मुझे 4,000 रुपए ही तो देना है महीने का। मैं एक अगर टेक्निकली आप देखोगे, आप 6,000 रुपए महीना दे रहे हो एक फ़ोन लेने को जो पौने 2 लाख रुपए का है। दैट अगर आपको मेक्स सेंस। लोग कार लेते थे, कार के लिए प्लानिंग करते थे इतनी सारी, तो आजकल बड़े परचेजेज़ जो हो गए हैं कंज़्यूमर की, वो बहुत डिफरेंट हो गई हैं। एक सबसे बड़ा ट्रेंड जो हमने देखा कि कुछ साल पहले अ, ये जो यंगस्टर्स थे, ये अपने पीयर ग्रुप या पेरेंट्स पे डिपेंड होते थे, क्या फ़ोन लेना है। हम खुद जब हम हाँ, जेंजी हुआ करते थे, जब हम जब तो हम हम हुआ खुद कर हाँ, तो हम खुद डिपेंडेंट होते थे। लाइक डिपेंडेंट स्कूल कॉलेज में होते तो एक फ़ोन घर पे होता था, सारे दोस्तों के फ़ोन आते थे, बात करा दीजिए, इनसे बात हाँ, करा दीजिए, यही होता था। हाँ। घर पे एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। बट अब तो स्कूल जाने वाले क्या छोटे-छोटे बच्चों को एक छोटा फ़ोन लेकर के दे दिया फ़ोन जाता तो है। है, लेकिन अगर आप देखोगे उसके पीछे का जो मैकेनिज़्म है, वो चेंज हुआ है। आजकल बच्चे पेरेंट्स को फ़ोन लेके दे रहे हैं। वो इट्स पूरा ट्रू। रिवर्स हुआ है ट्रेंड बिकॉज़ पहले बच्चे पेरेंट्स से परमिशन लेते थे कि इतना बजट मिल जाएगा। आजकल पेरेंट्स को ये लगने लगा है कि यार ये लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो जो टेक का डिसीज़न है ना, वो बच्चों पे रख देते हैं। तो बच्चे फिर उस केस में अगर वो लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट जाएँगे, ईएमआई वाला ऑप्शन ढूँढेंगे, तो वो सब चीज़ें जो फंडामेंटली अपना पूरा का पूरा लैंडस्केप चेंज कर रही है। दैट इज़ व्हाई इंडिया का अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस देखोगे, फ़ोन लोग कितना स्पेंड करते हैं, कोविड से पहले ये नंबर होता था कोई ऑलमोस्ट लाइक 11 से 12,000 रुपया। अब ये नंबर बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 22,000 रुपया। 22,000 मतलब 22 कोविड से पहले इंडियन, एक नॉर्मल इंडियन जो फ़ोन लेता था वो 11,000 के 11 से लेता था, 12,000, और कोविड के बाद 22,000 हो गया। 22,000 का तो ये एवरेज ऑलमोस्ट डबल हो गया। ऑलमोस्ट डबल हो गया। क्यों? इसमें वही चीज़ें आई हैं कि आप अब कह रहे हो कि मुझे फ़ोन लेना है। पहले मैं एक फ़ोन 2 साल के बाद रिप्लेस करता था लेट्स से, और मैं 12,000 का फ़ोन लेता था। अब मुझे एक फ़ोन चलाना है 3 से 4 साल तक, तो मैं अपना बजट डबल कर लेता हूँ कि यार अब 4 साल तक लॉन्जेविटी भी चलाना है होगी, तो फ़ोन ज़्यादा हाँ, तो समय मैं तक 24 चलेगा। से 25। और दूसरी चीज़ आती है कि बिकॉज़ आप फ़ोन पे काफ़ी सारी चीज़ें करने लगे हो, बिकॉज़ आपको कंटेंट भी देखना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, कंज़्यूम करना है, आपको इंटरैक्ट करना है, मीटिंग अटेंड कॉल्स हो करने गई हैं, हैं, वीडियो मीटिंग हो गई कॉल्स हैं, एंड ऑल। प्रोडक्टिविटी हो गई है। तो आप चाहोगे फ़ोन जो कि एक अच्छा खासा फ़ोन हो जिसकी परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, बैटरी, सब कुछ, डिस्प्ले, फीचर्स बेहतरीन हो, तो वो आपको और बेटर करेगा बिकॉज़ हमारा जो भारत देश है ये मोबाइल फर्स्ट नेशन है। अब के 96% लोग डेटा मोबाइल पे कंज़्यूम करते हैं, तो लैपटॉप ये पे नहीं सारी करते। चीज़ें कब से शुरू हुई? लाइक अगर आप शुरू से शुरू करें, क्योंकि अभी जुलाई है हाँ, और जुलाई में ही पहली कॉल की गई थी, तो हाँ जी। वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है, अगर हाँ, आप बता पाएँ ऑलमोस्ट तो। लाइक 30 साल हो गए। 31 जुलाई 1995
को पहली कॉल की गई थी। आई थिंक उस टाइम पे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर होते हुआ करते थे ज्योति बसु, एंड उन्होंने कम्युनिकेशन मिनिस्टर होते थे सुखराम जी आई थिंक। तो पहली कॉल की गई थी 31 जुलाई 1995 को, और उस टाइम पे एक कॉल 16 रुपये 80 पैसे की थी। ऑलमोस्ट 17 हाँ, रुपए 30 साल एक बाद, मिनट के लिए, मतलब एक कॉल हाँ एक मिनट, 30 साल बाद आज वर्चुअली आपकी इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री है। हाँ, अगर राइट, देखा जाए तो फ्री है, देखा जाए क्योंकि तो कुछ इंडिया में पैसे, हाँ, दूसरे मुल्क के मुकाबले डेटा काफी सस्ता डेटा ही है। हम लोग, अगर हम, ये तो कॉल की बात है, अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा का जो कॉस्ट हुआ करता था हमारा पर जीबी ऑफ डेटा, हम ऑलमोस्ट लाइक 14 रुपए पे आ चुके हैं, विच इज़ लाइक द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा तरुण भाई, इसको लेकर के एक चीज बताइए हाँ, कि डेटा जब भी हम बाहर जाते हैं हाँ, तो हमें पैक्स भरवाने पड़ते हैं, हाँ, यू नो हाँ, कि कितने महंगे 5,000 रुपए के हाँ, पैक भराने पड़ते हैं, तो 2-3 जीबी डेटा मिल पाता है मुश्किल से। अनलिमिटेड वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, हाँ, जैसे हमारे यहाँ अनलिमिटेड वाला सिस्टम है। एक तरह से देखें तो पर डे 2 जीबी ऑलमोस्ट मोबाइल के लिए अनलिमिटेड सा ही है, हर दिन 2 जीबी एक नॉर्मल इंसान तो खर्च नहीं करेगा हाँ। नॉर्मली। तो ये जो इंडियन मार्केट में जियो के आ जाने के बाद से जो डेटा सस्ते हो गए हैं, इतना इतना ज़्यादा सस्ता हो गया, बट क्या इंडिया का डेटा प्राइस जो है अगर दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है कि सबसे सस्ता डेटा इंडिया में है, और क्यों है ऐसा? वन ऑफ द चीपेस्ट, आई थिंक टॉप 3 में तो होगा इन टर्म्स ऑफ, एक तो डेटा जो सस्ता होना एक अलग चीज़ है, और डेटा को यूज़ करना अलग चीज़ है। तो अगर आप देखोगे डेटा सस्ता होने की वजह से ऑन एन एवरेज एक इंडियन 32 जीबी का डेटा हर महीने कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, ये स्टैट्स हैं, हाँ, लाइक 32 एक जीबी महीने में 32 जीबी का डेटा, डेटा। 32 जीबी ओके, डेटा काफ़ी होता है। काफी है। अब एक जो समय 10 हमें साल याद है पहले कि आप जब सोच नहीं शुरू में पाते, हुआ करता था तो 1 जीबी डेटा एक महीने के लिए मिलता था। महीने के लिए, और हम लोग मेट्रो में जाते, कुछ अब मैच लगा हुआ होता था, हम डेटा ऑन करते थे, और फिर स्कोर देखते थे और ऑफ कर देते थे। एग्जैक्टली। तो अब चीज़ें डेटा किसी का ऑफ ही नहीं होता है ऑफ नहीं फोन होता है, का। बिकॉज ऑलवेज ऑन, दैट इज़ वाई हम लोग कहते हैं कि इंडिया हमेशा ऑन रहता है डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। आई थिंक जो हम फेज़ बात कर रहे थे, जो पहला फेज़ था 1995 से लेकर 2005 तक, तो उस टाइम पे ये चीज़ें एक लग्जरी हुआ करती थी, कनेक्टिविटी वाज ए लग्जरी देन। तो फिर वो पहला डिकेड था। सेकंड डिकेड आया 2005 से लेके 2015 रफली, जब आपके फीचर फ़ोन्स काफ़ी पेनिट्रेशन हुआ, आपके ये टच पैड वाले फ़ोन्स आना शुरू हुए। ऑल्दो स्मार्टफ़ोन्स 2011-12 के बाद आना शुरू हुए। आपकी इंडियन कंपनीज़ आना स्टार्ट हुई, माइक्रोमैक्स, लावा, लावा, कार्बन इंटेक्स, मोबाइल, कार्बन, इंटेक्स, ज़ोलो, इतनी सारी कंपनियां थी। ज़ेन, हाँ, स्पाइस। जेन, तो स्पाइस। काफ़ी उस टाइम पे 100 से अधिक ब्रांड हुआ करते थे। तो तो ऐसा क्या हुआ? अब जब बात कर रहे हैं इंडियन कंपनियों के बारे में, तो हाँ, ये काफी दिलचस्प टॉक है। हाँ, क्यों? लगभग 10-12 कंपनीज होंगी इंडियन जो हाँ, स्मार्टफोन्स काफी अच्छे लॉन्च करती थी। लाइक जोलो के फोन्स मैंने यूज किए थे बहुत पहले, हाँ, जोलो भी अच्छे फोन्स बनाता था। हाँ, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडियन स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट गायब हो गए? हाँ। तो वही उस मैं आपको फेज़ बता रहा हूँ। सो 1995 से 2005 तक एक लग्ज़री वाला फेज़ था कि जिसके पास फ़ोन होता था तो उसको एक समझा जाता था कि ये काफ़ी अमीर आदमी है। उस टाइम पे वो मोटरोला और ब्लैकबेरी और वो चलते थे। रईसों के पास हाँ, फोन हुआ हाँ, करता था हाँ। और फिर उसके बाद नोकिया का डोमिनेंस नोकिया का हुआ। डोमिनेंस आया आपका 2005 से 15, फीचर फ़ोन्स में नोकिया वाज़ द किंग। इनफैक्ट तब के फीचर फोन ही लग्जरी हुआ करते थे। तो फिर आया अपना स्मार्टफ़ोन रेवोल्यूशन, जो हम बोल रहे हैं कि 12-13 से स्टार्ट हो गया था, और 2015 से अभी तक हमने स्मार्टफ़ोन का एक्सेलरेशन देखा इंडिया में। तो प्राइमरली बिकॉज़ ऑफ जियो। जियो ने इंडिया का इंडस्ट्री लैंडस्केप बदल के रख दिया। आई थिंक एटलीस्ट 3 या 4 साल एक्सेलरेट कर दिया डिजिटल एडॉप्शन। अगर जियो नहीं होता तो जहाँ पे थोड़ा आज सा हम 3-4 खड़े साल हैं, पीछे होते तो हम। हम शायद 3 या 4 साल बाद उस चीज़ पे पहुँच पाते। तो बट ये बहुत आर्ग्यूमेंट वाली, मतलब बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। इस पे कभी और बात की जाएगी हाँ, इस चीज को लेकर के कि डेटा सस्ता कर देने से सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आपके पास कंपटीशन खत्म हो गया। यू डोंट हैव एनी अदर राइवल। हाँ, आप अगर सिम कार्ड खरीदने जाएं तो आज आप एयरटेल, जियो एंड देन वोडा आइडिया, वी, इसके अलावा तो कोई नहीं है कंपटीशन। एक समय था जब हमारे पास यूनिनॉर, टेलीनॉर, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल एंड देन एमटीएस,
फिर रिम 11 था, रिलायंस ऑपरेटर इंडिया हुआ मोबाइल था, करते थे। कितने सारे थे। तो उस समय ये होता था कि अगर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए हम जा सकते थे कि कोई दूसरा ले लिया, हमें हाँ। एयरटेल से सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, हम आइडिया का ले लेंगे। बट अब यू डोंट हैव दैट ऑप्शन, क्योंकि अब या तो आप एयरटेल रख रहे हो या जियो या फिर वीआई। और अब मुझे क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ रही है, डेटा या फिर कॉल की। उन्होंने टैरिफ को रिवाइज आपको कई बार ही तो इसमें कर दिया है। 2 आर्गुमेंट है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, एक होता है ये पूरा इकोसिस्टम है। तो जो हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवाइसेस और उसके रिलेटेड चीज़ें। तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है उसका। डेफिनेटली मुझे तो लगता है ना कि अब लोग फोन इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें डेटा यूज करना होता है, सीधी सी बात है। हाँ, और प्राइमरी कॉलिंग वॉलिंग तो मुझे नहीं प्राइमरी लगता कि हाँ। उतना किसी का कंसर्न डायरेक्ट कॉलिंग, क्योंकि कॉलिंग के लिए तो आप 1000, 1200, 1500 रुपए वाले फोन यूज कर हाँ, सकते क्योंकि हैं। अब व्हाट्सएप पे भी कॉलिंग चल रही है। तो सो मैं वहीं पे आ रहा था कि कंपटीशन आपका कम हुआ बिकॉज़ जियो ने मार्केट को पूरा चेंज करके रख दिया और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स उस लेवल पे मैच नहीं कर पाए जितना जियो ने किया। तो इसके दोनों पहलू हैं। लाइक ये इंडिया के लिए अच्छा इसलिए था बिकॉज़ लोगों ने इसके अगर आप देखोगे तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ दैट आउटवेज एनी नेगेटिव्स। अगर हम देखेंगे जो पॉजिटिव है उसने हमारा 155th रैंक से लाके इंडिया को नंबर 1 पे खड़ा कर दिया। अगर हम यूपीआई की सक्सेस स्टोरी देखें, वो तो वो बहुत बड़ी डेटा की सक्सेस वजह रही से है। नहीं हो सकती थी बिकॉज़ हम लोग जैसे ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस में सेमिनार्स देते हैं, तो पहली चीज़ हमको पूछी जाती है कि यार आप अपना यूपीआई की सक्सेस स्टोरी हमें बताओ, ये हुआ कैसे और किया कैसे है? तो वो नहीं हो पाता अगर आपके लेकिन पास यूपीआई की सक्सेस स्टोरी तो ठीक है, बट मैं अभी बता भी रहा था आपको इससे हाँ। पहले कि अब क्या होता है ना कि यूपीआई से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। आप अगर कैश खर्च करें तो हाँ। कम खर्च करेंगे, बट यूपीआई ज्यादा खर्च करेंगे तो हर चीज का हर चीज़ के एक पहलू हैं, डाउनसाइड होते प्लस हैं। तो एंड डाउन। इसका तो ये है। हमें वो देखना है कि वो बैलेंस किसकी तरफ जा रहा है। अगर आप फ़ोन की भी बात करेंगे तो काफ़ी सारे नेगेटिव्स हैं। लोग फ़ोन्स के अगर उस पे देखोगे, लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर हुक्ड ऑन टू द फ़ोन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मोबाइल एडिक्शन इज़ अ रियल थिंग। स्क्रीन टाइम के बारे इस स्क्रीन टाइम पे आ रहे। सो मैं वही आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको ख़त्म करूँगा कि जो हमारे फेजेस हुए हैं ये समहाउ टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन से भी अटैच थे। जो मैंने पहला दौर बताया 1995 से 2005 का, हम ऑलमोस्ट लाइक 1G 2G वाले एरा में थे। फिर आपका 3G ट्रांजिशन हुआ। जब 3G आया, 3G इंडिया ने तो ऑलमोस्ट स्किप किया हुआ है एक ट्रांजिशन। इंडिया डायरेक्टली जंप फ्रॉम 2G टू 4G बिकॉज़ 3G का अगर हम देखोगे तो अडॉप्शन इतना हुआ नहीं था। तो फिर 4G वाला फ़ेज़ चला और अभी हम 5G पे हैं। अगले नेक्स्ट 10 इयर्स कैसे जाएँगे अच्छा, और फ़ोन का भी वो आगे चेंज जाने हुआ से है। पहले एक चीज बता दीजिए हाँ। कि इसमें कितनी सच्चाई है। लाइक कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब 3G आया था तो 2G की स्पीड कम कर दी गई, 4G आया तो 3G की स्पीड कम कर दी गई, अब 5G आ गया तो 4G की स्पीड कम कर दी गई। कि ये मिथ है या फिर नहीं, ये कुछ सच्चाई बिल्कुल भी है मिथ इसमें? है बिकॉज़ ये मिथ। कोई पीछे ऐसे ऑपरेटर नहीं बैठा है कि Ex- 5G चलाना है तो इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। आई थिंक नेटवर्क कंजेशन की बात होती है कि जब ऑब्वियसली अगर एक टेक्नोलॉजी इतना पेनिट्रेशन हो गया है, अगर आप एक सिग्नल की बात करें तो जो पहले सिर्फ 3 या 4 लोग एक्सेस कर रहे थे, अब वहाँ पे एकदम से आप 500 लोग कर दोगे, तो नेटवर्क कंजेशन वो वही वाली बैंडविड्थ बात है ना होती कि है। अगर आप 4 लेन बड़ा हाईवे बना है रहे तो हैं, हाईवे काफ़ी बना रहे हैं तो सब लोग ज्यादा यूज़, ट्रैफिक। लेकिन आई थिंक ऑपरेटर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया। अगर आप एयरटेल जियो को देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ कवरेज 99% कवरेज है। 5G का एक सक्सेस स्टोरी इंडिया में सबसे, अगर आप देखोगे किसी भी देश में 5G का इतना फास्टर एडॉप्शन या कवरेज नहीं हुआ है। अगर आप साउथ कोरिया या चाइना या किसी को भी कंपेयर अच्छा, करो, इंडिया इन सब में इंडिया इज़ द फास्टेस्ट। सो काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो ये मोबाइल फ़ोन रेवोल्यूशन से निकल के आई हैं। तो हम लोग तो डिवाइस तो उसका एक पार्ट है, लेकिन उसकी वजह से लोगों को इम्पैक्ट कितना हुआ है, डिजिटल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, डिजिटाइजेशन कितना हुआ है, आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की आजकल योजनाएं हैं वो कनेक्ट कंज्यूमर से इसलिए हो पाई कि बिकॉज आपके हाथ में एक माध्यम था जो कि स्मार्टफोन था। अ, हम क्रिएटर्स की बात करें, आपके कोविड से पहले सिर्फ 1 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स थे इंडिया में, आज आप वही नंबर 5 गुना हो गया है। वो इन्फ्लुएंसर्स 5 मिलियन 5 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में, इन्फ्लुएंसर 50 लाख 50 लाख 50 लाख अगर इन्फ्लुएंसर्स।
अगर आप देखा बट जाए स्टिल अगर देखें तो इसको सैचुरेशन नहीं कहा जा सकता है, नहीं क्योंकि है saturation। 1.2 बिलियन का देश और है हमारा। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर भी आप अगर देखोगे हाँ, तो अगर मैं आता हूँ जम्मू शहर के कठुआ टाउन से, तो हम्म। वहाँ पे एक 50,000 वाला भी इन्फ्लुएंसर है, टेक्निकली देखा जाए तो लोग उसको और देखते हाँ, हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, तो व्हाई नॉट। फ़ोन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पूरे हमारे डे टू डे एक्टिविटी हमारी उसके साथ रिवॉल्व होती है, हमारा हर चीज़ उसके साथ कनेक्टेड है, बैंकिंग है, डिफरेंट सर्विसेज है। तो इसीलिए जब हमने वो चीज़ देखी, जो पहला दौर था जो 1995 से 2005, इनफैक्ट 2005 से 15 130 ब्रांड्स आए, जब उसमें माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन उन काफ़ी बढ़िया काम किया। लेकिन उसके बाद हमने चाइनीज़ इन्फ्लो देखा 2014 से, जब पहले वीवो और ओप्पो आए, तो उन्होंने शाओमी पूरा पहले आया था या फिर वो पहले आए थे, आई बिलीव? शाओमी 2014 में शाओमी बाद में जुलाई में एंट्री आया करी था। इन्होंने। तो तो शाओमी ऑलमोस्ट इनकी केम, शाओमी कॉन्कर्ड, एंड नाउ वेयर इज शाओमी? Xiaomi is at number 3 और number 4, ओके, still among the top 5, बट अब उसकी जगह वीवो ने ले लिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो अगर आप देखोगे तो 2014 से लेकर 14 में जब Xiaomi आया, तो 17 में उन्होंने नंबर 1 पोजीशन अचीव कर ली थी, तो वो विदिन 3 इयर्स नंबर 1 बन गए। आई थिंक वो फास्टेस्ट एस्केलेशन थी किसी भी ब्रांड के लिए एक मार्केट में। अच्छा, इससे पहले ये बता दीजिए कि 3 साल 4 साल के अंदर नंबर 1 कंपनी कैसे बन गए? उसके बाद आप ये हाँ, बताइएगा कि अभी की स्थिति ऐसी क्यों है? तो उन्होंने अगर आप देखोगे तो जब Xiaomi आई थिंक जुलाई का टाइम था 2014 में, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हुगो बारा होते थे उस टाइम पे, काफ़ी अच्छे हाँ, फ्रेंड। वीपी ग्लोबल वीपी, मनु वो जैन, उनसे मैंने कई बार हाँ, बात मनु की थी। जैन आए थे। एग्ज़ैक्टली। और उन्होंने सबसे बढ़िया काम क्या किया कि जो ब्रांड की पोजीशनिंग थी ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रखी। प्रोडक्ट तो उनका सॉलिड था ही उस टाइम पे। तो उस टाइम पे एक चीज़ बनी थी, फ्लैश सेल्स। और ऑनलाइन का फ्लैश अगर सेल्स, और किसी मुझे ने आज भी याद है कि Xiaomi के जो फ़ोन बिकते थे तो एक कुछ होता था ना, क्या उसे कहते थे, भूल रहा हूँ मैं, जो एफ कोड हाँ, होता था कि कोड फ़ोन के साथ एक एफ कोड इनवाइट मिलता था। कर वो आप 1, एफ कोड देंगे, वन प्लस का हाँ, एक अलग इनवाइट हुआ करता था, तभी फ़ोन करेक्ट। मिला तो वो करते थे। आपका एक एक तो ये उसमें भी एक कंज्यूमर्स स्ट्रेटजी में का पार्ट। जागरूकता, और उसकी अलाइनमेंट काफ़ी, आप टाइमिंग भी बोल सकते हो। उस टाइम पे ऑनलाइन पे लोग फ़ोन खरीदना, दे वर वार्मिंग अप टू दैट आइडिया कि हाँ, फ़ोन भी ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, और Xiaomi ने उसको मास्टर किया फ्लिपकार्ट और इनके साथ टाई अप करके। दूसरी टाइमिंग अच्छी थी कि आपका डेटा एडॉप्शन, जियो की एंट्री होने वाली थी, तो डेटा रेट बढ़ने वाले थे। हमारे इंडियन प्लेयर्स अभी भी 3G में उलझे हुए थे कि 3G की इन्वेंट्री है। चाइना 4G में जंप कर चुका था, तो ये लोग चाइना का एक्सपीरियंस लेके आ रहे थे इंडिया में, बिकॉज़ उनको पता था कि फ़ोन का नेटवर्क ट्यूनिंग, और वहाँ पे फ़ोन्स ऑलरेडी थे 4G फ़ोन्स। तो उन्होंने वो वाला एक्सपर्टीज़, जो एक्सपीरियंस था, वो इंडिया में लेके आए, और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो अलग-अलग ब्रांड ने और 3 अलग-अलग साल में ही स्ट्रैटेजी नंबर 1 यूज़ बन की। गए। तो 3 साल में, अब बिकॉज़ उस टाइम पे ऑनलाइन का दौर आया, ऑनलाइन लोगों ने खरीदे, लेकिन वीवो ने डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ की। उन्होंने वो ऑनलाइन की तरफ नहीं गए, उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म रिटेल का रूट पकड़ा कि हम ऑफ़लाइन जाएँगे और ऑफ़लाइन कॉन्कर करेंगे। तो तभी उस टाइम पे कहा जाता था, इंडिया इज़ पेंटेड इन ब्लू एंड ग्रीन, ओप्पो और वीवो के साथ सिनोनिमस, बिकॉज़ हर हर जगह जगह उनकी बोर्ड, बोर्डिंग, बिलबोर्ड हाँ, इन्हीं के लगे रहते थे। बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज़ थी। और वो एक टाइम था जब रिटेलर्स को थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए था, और बिकॉज़ वो भी टाइम था जब Xiaomi ऑफलाइन के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था, नहीं ज़्यादा कर कुछ रहा कुछ था, नहीं कर बिकॉज़ रहा उस था टाइम पे एक्चुअली, मोटोरोला, एग्ज़ैक्टली। Xiaomi, हाँ, ये और लेनोवो वो, कंपैरेटिवली मुझे लगता है हाँ। कि Xiaomi इनसे नई भी कंपनी है, लाइक Oppo, Vivo से, हाँ, या 2010 में अगर आप देखोगे तो हुँ, Xiaomi हुँ। Oppo, Vivo थोड़ा पहले थे, बट उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलग थे, तो अलग-अलग लर्निंग कर्व्स थे इन लोगों हुँ, के। हुँ, हुँ। बट अगर आप उस लेवल पे जाओगे तो 15-16 में एक गैप आया था रिटेल में। नोकिया मार्केट से जा रहा था, तो रिटेलर्स जो कि नोकिया का बिज़नेस करते थे, उनके रेवेन्यूज़ कम हो रहे थे, बिकॉज़ ऑफ़लाइन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सैमसंग था उस टाइम पे, सैमसंग वाज़ ऑलवेज़ देयर, बट एक ब्रांड से उनका नहीं चल रहा था, तो उनको अल्टरनेटिव्स चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, इन ब्रांड्स पे बैंक करते हैं, देखते हैं क्या जाता है। तो उन्होंने ओप्पो, वीवो, और वीवो, ओप्पो ने काफ़ी सपोर्ट किया रिटेलर्स को उस टाइम पे। उनको जैसे आप सारे रिटेलर्स खुश हुआ करते थे तब स्टार Oppo, Vivo से। रिटेलर्स उनको एम्पल स्टॉक दिया करते थे, उनकी पे आउट पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। एट टाइम्स उन्होंने उनके रिलेटिव्स के लिए, घर वालों के लिए इंश्योरेंस भी दिया है, अच्छा, उनका सपोर्ट दिया है ऑफलाइन उनको सेल जस्ट टू ऑफ़लाइन में, इंक्रीज़ ऑफलाइन जस्ट टू सेल। इंक्रीज़ एंड मेक श्योर कि ये हमारे काफ़ी लॉयल रिटेलर बने। और वो आई थिंक अगर आप देखते रहे, वो चलते, 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 चलते वो पूरे इंडिया में एक्सपैंड हुआ,
और यही वजह भी थी कि जब लोग लाइक जाते थे फोन लेने तो सबसे पहले वो उनका ही फोन निकाल के हाँ, दिखाते थे क्योंकि प्रमोटर मार्जिन अच्छा और मिलता था। कन्विंस करते थे हाँ, और जब प्रोडक्ट्स भी अच्छे थे क्योंकि हाँ। क्वालिटी में रिटर्न रेट ऑलमोस्ट लाइक 1% to 2% था, जो कि बहुत ही कम है हमारी इंडस्ट्री में। तो रिटेलर को ये था कि अगर हम वीवो या ओप्पो का फ़ोन बेच देंगे तो कंप्लेन नहीं आएगी, तो मेरा कस्टमर खुश बना रहेगा। रहेगा हाँ, कस्टमर फिर तो से। आई थिंक उस टाइम पे ऑल्टरनेट्स भी चाहिए थे। सैमसंग था मार्केट में रिटेल, सैमसंग के आज भी सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ बट सैमसंग सेल तब बजट फोन में अच्छा नहीं कर रहा था। बजट फ़ोन बजट ड्यूओस फोन में हुआ वो करते थे, गैलेक्सी स्प्रेक्ट्रम के ड्यूओस। प्रोसेसर हाँ, देते थे और अच्छी क्वालिटी नहीं, इनफैक्ट हाँ, एम सीरीज मुझे आज भी याद है कि कोई एक सीरीज आई थी उनकी, कुछ तो सीरीज थी, पता नहीं भूल रहा हूँ मैं उस सीरीज का नाम भूल रहा हूँ, बट वो सबसे फ्लॉप सीरीज थी सैमसंग की। सैमसंग मुझे लगता है कि उठा है सैमसंग 2017 या 16 रहा होगा, इन्होंने ए सीरीज और ए एम सीरीज़ सीरीज के बाद लॉन्च आई किया। थिंक उससे पहले आपके जे हाँ, सीरीज़ जे थी, सीरीज इनकी सबसे खराब डुओस सीरीज थी, थी। फिर डुओस, हाँ गैलेक्सी डुओस तो चले ग्रैंड थे डुओस शुरू में, थी। हाँ, बट हाँ, जे सीरीज इनका एक हाँ। फ्लॉप सीरीज आया था, बट उसके बाद ये उठ गए। तो शाओमी के साथ क्या लाइक तो फिर प्रॉब्लम हो गई शाओमी का बाद में आते आते? 2017 तक उन्होंने जो पीक नंबर 1 पोजीशन थी, देन उसको मेंटेन किया 2022-23 6 साल तक किसी चीज़ पे नंबर 1 बना रहना। वो भी जब आप ब्रांड्स 6 लाइक साल तक नंबर 1 बने रहे हाँ, थे। और ब्रांड्स लाइक सैमसंग को आपने टक्कर दी 6 साल तक। तो आई थिंक वो एक फेज़ था जब उनके प्रोडक्ट्स आप देखोगे, मास मार्केट के प्रोडक्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। रेडमी नंबर सीरीज़, नोट सीरीज़ नोट सीरीज 9,000 पे स्टार्ट हुआ था, आज 30,000 तक पहुंचा हुआ है। तो वो इसी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ये चीज शाओमी प्लस का। और माइनस, हाँ, तो उनके प्रोडक्ट्स लोगों और उनकी कैंपेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे। तो आपको याद होगा वो एक उनका रिंगटोन का कैंपेन था, किसका बजा। किसका बजा एग्जैक्टली, तो वो हर इवेंट में या फिर लोगों को, और वो तो होता था, काफ़ी देखने को काफ़ी मिलता था। स्मार्ट मार्केटिंग उन्होंने की। आई थिंक वहाँ पे उन्होंने माइंड शेयर लिया, प्रोडक्ट अच्छे थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि जब हम ये प्रीमियमाइज़ेशन का दौर बता रहे हैं कि लोग फ़ोन पे ज़्यादा स्पेंड करने लगे, जो पहले 10,000 का करता था वो 15 पे आए, 15 से 20 पे आए। तो वो जो कहीं न कहीं पोर्टफोलियो अलाइनमेंट का इश्यू स्टार्ट हुआ 2000 आई थिंक 23-24 में। काफ़ी सारी आइडियाज़ निकाल दी। एक ही मॉडल का आई रिमेंबर स्पिन टी ऑफ टाइप सीरीज़ से भी टी था, सीरीज। फिर आपके मल्टीपल एसकेयूज़ थे, और मास मार्केट ब्रांड से ऊपर शाओमी का जो ब्रांड वैल्यू था वो थोड़ा कम था। तो आपके 20 से 30,000 का जब लोग खरीदने जाएँगे तो वहाँ पे शाओमी लार्जली थोड़ा मिसिंग था। तो वहाँ पे प्लेयर्स लाइक मोटोरोला निकल के आए, वीवो, ओप्पो, सैमसंग। तो वो कस्टमर रिटेन करने में थोड़ा-सा चैलेंज शाओमी को हुआ और उसकी वजह से थोड़ा इन्वेंट्री पे बैठे, लीडरशिप चेंजेस हुई, ऑनलाइन पे काफ़ी ज़्यादा उनका डिपेंडेंट था। मार्केट ऑफलाइन अब मूव होना शुरू हुई तो वहाँ पे एकदम से अभी उनका 50-50 ऑलमोस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन है, बट ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम लेती है चेंज करने में। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हुआ। तो और वीवो कैसे बाउंस बैक कर गया? क्योंकि वीवो लाइक अभी तो वीवो ने तो बाउंस बैक कर वीवो लिया अच्छे से वीवो लाइक। का जैसे हमने बताया, आई थिंक उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है वो है उनका चैनल रिटेल। आज अच्छा, भी ये वीवो की जो नंबर पे बात हाँ, होती है, लाइक दूसरे हाँ, नंबर तीसरे नंबर की कंपनी इंडिया में, वीवो कितने नंबर की कंपनी है? अभी तो नंबर 1 पे आ गई है। इंडिया में वीवो नंबर इंडिया 1 पे आ नंबर गई है। 1 पे आ गई है। तो कौन कौन है बता दीजिए पहले सो तो। पहले अगर आप अभी का डेटा देखोगे हमारा रिसेंट, तो आपका वीवो नंबर 1 पे है, सैमसंग नंबर 2 पे है। उसके बाद क्लोज रेस तो आ इन्होंने जाती है आपकी सैमसंग को है। पीछे क्या अभी रिसेंटली किया है या फिर? लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम वीवो नंबर 1 आया पूरे और वो एनुअल लेवल पे। तब से वो बना हुआ है? तब से अभी Q1, Q2 बना हुआ है वीवो। आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और उसमें गैप भी बढ़ता जा रहा है। वीवो और नंबर 2 सैमसंग में है। अच्छा, तो 4 वीवो से क्या 5 ज्यादा पर मार्जिन से ऊपर हाँ, 4 से बैठा हुआ है? 5% का गैप आ गया अभी, जो कि नॉर्मली 1-2% का गैप रहता है फर्स्ट और नंबर 2 पोज़ीशन। तो नंबर 3, 4, 5 पे आपका ओप्पो, रियलमी और शाओमी राउंड ऑफ करते हैं। बहुत ही क्लोज़ रेस है उसमें, अगर आप देखोगे। तो ये जो वीवो का नंबर आता है, जो वो क्या वीवो के जो दूसरे फोन्स हैं लाइक आईकू, उनका नंबर भी इसमें उनका एडिट भी होता इसमें है? एडिट रहता है, अच्छा, बट इसमें अगर एडिट आप होता है। देखो आईक्यू भी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। तो अगर हम देखें तो 80-20 स्प्लिट रहता है। वीवो ऑब्वियसली वीवो के फ़ोन ज़्यादा हैं, आईक्यू इज़ लार्जली ऑनलाइन, वो भी गेमिंग अमेज़न पे गेमिंग 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 है, 30K से ऊपर डिवाइसेस हैं, वो उन्होंने अच्छा किया। अगर हम इवन आईक्यू को भी छोड़ देते हैं, तब भी नंबर 1 और नंबर 2 में ऑलमोस्ट लाइक 2 से 3% का गैप है। अच्छा, आईकू तो को हटा दें फिर भी वो फिर भी नंबर गैप, 1 ही हाँ, रहेगा फिर भी वीवो। नंबर 1 है। और दूसरी चीज़ आई थिंक ज़्यादातर नंबर से ज़्यादा इंडिया मार्केट पे अभी जो
चीज़ चेंज हो रही है, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वीवो कैसे बढ़िया कर रहा है। एक तो हो गया उनका चैनल पुश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा वीवो का जो प्रोडक्ट है, अगर आप देखोगे उन्होंने ज़ाइस इंट्रोड्यूस किया था आपके प्रीमियम फ़ोन्स पे। एक्स सीरीज़ मुझे याद है X50 से 50 इनफैक्ट पे मुझे भी याद है कि वीवो ने पहली बार, इनफैक्ट लगता है वीवो ऐसी पहली कंपनी थी जिन्होंने अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को इतना नॉर्मल बना दिया, लाइक हाँ, और सारे फोन ऊपर में से अंडर फिर डिस्प्ले आपका फिंगरप्रिंट पॉपअप स्कैनर मिल कैमरास रहा है। थे, फिर आपका फिंगरप्रिंट डिस्प्ले अंडर अंडर द डिस्प्ले, हाँ। सेंसर था। फिर आपने कैमरा पे उन्होंने काफ़ी इनोवेशंस किया। अगर आप देखो ज़ाइस के साथ उनकी पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। अच्छी वो चल गई। और ऊपर लेकिन एक्स मुझे हंड्रेड सीरीज़ पे रहती थी। मुझे क्या लगता है हाँ, कि इन्होंने जाइस के साथ किया, वन प्लस ने हैजल ब्लेड के साथ किया, बट मुझे लगता है कि इनकी पार्टनरशिप ज्यादा कस्टमर्स दिला देती है हाँ, और शाओमी ने वीवो को। लाइका के साथ, हाँ, जो शाओमी ने पहले लाइका के साथ हुआवे का किया, था। उसने हैसल ब्लेड के साथ किया हाँ, वन प्लस ने, और वीवो ने जाइस के साथ किया। हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है, आप ज्यादा बेटर बता पाएंगे, कि वीवो को जाइस के साथ करने का ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जाइस इंडिया में बहुत पहले से था। नोकिया के फोन में, मेरे पास हाँ, नोकिया हाँ, X6 अभी भी पड़ा हुआ है, इतना बिल्कुल। छोटा लगता है देखने में। पहले हाँ, बहुत बड़ा लगता था, अब इतना छोटा लगता है फोन, क्योंकि फोन अब बहुत बड़े हो गए। हाँ, तो उसमें भी ज़ाइस था। जाइस का कैमरा ज़ाइस यूज का होता था। ब्रांडिंग और माइंडशेयर पहले से था, और आई थिंक इन्होंने ऑप्टिमाइज़ काफ़ी बढ़िया किया। अगर आप वीवो के फ़ोन्स देखोगे तो टी स्टार कोटिंग, ज़ाइस के लेंस, ऑप्टिमाइज़ेशन, चिप जो उन्होंने इमेजिंग चिप लेके आए। तो आई थिंक ये सब जो ब्रांड्स काम करते हैं, ये को-वर्क उसके साथ आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। इस पे सिलिकॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर तो होता ही है, बट पोर्ट्रेट मोड लाना और उस पे फिर एआई का इन्फ्यूज़न करके कॉम्प्यूटेशनल फ़ोटोग्राफ़ी पे उसको एक बेस्ट बनाना, आई थिंक बहुत ही अमेजिंग। आई थिंक ये फीडबैक तब आया था जब 2015-16 के चलते-चलते इनको एक फीडबैक मार्केट से आना शुरू हुआ गया था कि यार वीवो, ओप्पो के फ़ोन्स ना हमें रियल पिक्चर नहीं बताते अपनी। तो वहाँ पे उनको फीडबैक आना, फिर उन्होंने कैमरा पे काफ़ी काम करना स्टार्ट किया। तो ज़ाइस आपका जो प्रीमियम एक्सपीरियंस था, अब वीवो ने वी सीरीज़ में भी ज़ाइस लेके आए हैं। आपका V50, V40, तो ज़ाइस को मिड टियर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। बिकॉज़ किसी को अगर 1 लाख रुपया नहीं खर्चना है और सेम ज़ाइस एक्सपीरियंस लेके आना है, काफ़ी अच्छा काम किया। वेडिंग पोर्ट्रेट, जो कि बहुत ही बढ़िया उन्होंने, आई थिंक वो काफ़ी स्मार्ट मूव था वीवो स्मार्ट का। मूव था, बिकॉज़ यस। सबसे ज़्यादा जो फ़ोटोग्राफ़ी यूज़ होती है वो इंडियन वेडिंग्स में यूज़ होती है। शादियों में फोटो, और फोन भर उसमें क्या जाते हैं होता है फोटो कि से। सिर्फ फ़ोन्स ही नहीं होते हैं, शादियों में शादी ही एक इंडियन वेडिंग ही एक ऐसा त्योहार होता है जहाँ पे आपको इतने सारे कलर्स का इन्फ्यूजन मिलता है। किसी ने कोई कलर की शेरवानी डाली है, लहंगेज़ और अलग-अलग कलर के हैं, उसको वो अच्छे से क्रैक कर लिया हल्दी इन्होंने। है, तो उसको कैप्चर किया हुआ है उन्होंने। इन सब में एप्पल कहाँ है ए मार्केट शेयर में और ओवरऑल? एप्पल की एक डिफरेंट स्टोरी चल रही है। तो एप्पल की मैं स्टोरी बताता हूँ कि एप्पल इंडिया में हमेशा से था। 2010-11 एप्पल का जो कमबैक कमबैक तो नहीं, बट एप्पल का जो ग्रोथ इंडिया में स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ 2018-19 से। अगर आप देखोगे तो पहला उसका रीज़न ये है कि वो अलाइनमेंट हो रहा था मेक इन इंडिया में। आईफ़ोन इंडिया में बनना शुरू हुए। एप्पल ने भी देखा कि यार चैनल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो चलो मुझे सिर्फ़ 3 या 4 अपने डिस्ट्रीब्यूटर से आईफ़ोन ही बेचने हैं, मैं ऑनलाइन भी जाके आईफ़ोन बेच सकता हूँ। फिर कोविड में उन्होंने रियलाइज़ किया कि डिजिटाइज़ेशन बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपना एप्पल स्टोर लेके आए। तो आई थिंक फिर अपने फिज़िकल स्टोर लेके आए। फर्स्ट टाइम। तो एप्पल ने चैनल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा। और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे, जो पहले हम इंडिया में माना जाता था कि यार अगर आपको कहीं पे सबसे महँगा आईफ़ोन खरीदना है तो इंडिया में खरीद सकते हो आप। तो अब वो थोड़ा अब गैप लोग कम हो गया। वो गैप काफ़ी कम हो गया, और अवेलेबिलिटी, बिकॉज़ टियर 2, टियर 3 बियॉन्ड आपको आईफ़ोन्स वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएँगे। और दूसरी चीज़ जो एप्पल के लिए वर्क की है, वो है उसकी एस्पिरेशनल नेचर। इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एवरेज एज 20 इयर्स, 29 इयर्स की है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूथ के लिए ये एक बड़ा एस्पिरेशनल ब्रांड है कि यार मैं एप्पल यूज़ कर रहा हूँ। तो वो बहुत एक फ़क्र से वो चीज़ बताता है अपने पीयर ग्रुप में कि यार मैंने तो आईफ़ोन ले और लिया। ये चीज़ अभी भी बनी हुई है और ये आगे भी चलेगी कुछ समय तक, बहुत आपको क्या लगता स्ट्रॉन्ग है? है ये क्योंकि चीज़ ऐसा अभी भी। लगने लगा, अब नॉर्मली जब बातचीत कॉन्वर्सेशन होती है किसी में, हुँ, तो लोगों को लगता था यार, पहले माना जाता था कि एप्पल आईफोन्स बहुत प्रीमियम होते हैं, लाइक एक लोग फ्लॉन्ट करते थे पहले अपने आईफोन के लोगों को। लेकिन क्या अब ये और बढ़ रहा है दूसरे टियर 2, टियर 3 शहरों में, या फिर कम हुआ है ये चीज़, हमारी क्रेज़ रिसर्च से ये लेकर? जो क्रेज़ है ये बढ़ रहा है। और हुँ। बढ़ने के साथ-साथ उसका ये चीज़ है कि आपके ना
पीयर ग्रुप्स होते हैं, जैसे एक यंगस्टर है, वो आजकल उसके ऑन एन एवरेज 5 या 6 फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज में। तो होता क्या था कि जब एक बंदे ने आईफ़ोन ले लिया, तो उसके साथ क्या होता है कि एक पीयर प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि आपके उसी ग्रुप में आप देखोगे अगले साल 2 आईफ़ोन आ चुके होते हैं। तो जब आधे से ज़्यादा लोग उस ग्रुप में आईफ़ोन ले लेते हैं, तो बाकियों पे ऑटोमेटिकली हो जाता है कि यार मेरे दोस्त तो आईफ़ोन पे है, बिकॉज़ उसपे बड़े सारे फीचर्स हैं। पहले ऐसे ही ब्लैकबेरी पे हुआ करता था, जब ब्लैकबेरी बीबीएम चला होता था, सब हाँ, लोग बीबीएम हाँ। के पिन शेयर और करते इवन थे। इस पे आपका ग्रीन बबल और वो जो हाँ, उस पे है ग्रीन एंड ब्लू। ब्लू, हाँ, हाँ, तो वो आरसीएस एक दिख जाता है। और दूसरी चीज़ है कि फेस टाइम सिक्योरिटी बढ़ गई है। एप्पल फ़ोन्स अपनी सिक्योरिटी के लिए माने जाते हैं, मार्केट इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट शेयर कितना, मतलब एप्पल कितने नंबर की कंपनी इंडिया में, तो लाइक एप्पल का देखा वॉल्यूम? जाए तो 7% मार्केट शेयर है, नंबर 7 या नंबर 8 पे आती है, डिपेंड करता है, लेकिन बाय वैल्यू नंबर 1 है। बाय वैल्यू एप्पल नंबर 1 है, वो नंबर 1 कैसे? है। लाइक एप्पल ऑलमोस्ट आधे फ़ोन बेचता है नंबर 1 के मुकाबले। आधे फ़ोन बेच के भी वो नंबर 1 पोज़ीशन पे है बाय वैल्यू, बिकॉज़ उसका एएसपी जो मैंने मार्केट का बताया 22,000 23,000, एप्पल का एएसपी 80,000 मतलब रुपए है। कहने का सिंप्लीफाई अगर करूं तो एप्पल लिस्ट में नीचे है, 7-8 हाँ, नंबर पे है, हाँ। बट अगर रेवेन्यू की बात करें रेवेन्यू उतने से ही फोन से वो नंबर 1 पे नंबर है। 1 पे है। लाइक वीवो से भी ज्यादा वीवो से भी ज़्यादा। रेवेन्यू कर रहा है वो। करेक्ट, करेक्ट। वाओ। तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि एप्पल का मार्केट शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ क्योंकि रहा है, इंडिया में शायद उन्होंने बिकॉज़ एप्पल असेंबली का लाइन भी बना ली है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि उनका एक इकोसिस्टम है कि सबसे पहले कोई आईफ़ोन लेगा, तो दूसरी चीज़ वो सोचेगा कि यार मैं बड्स लूँ कि अब वॉच लूँ। फिर वो आहिस्ता सोचता है कि अब बड्स और वॉच तो आ गया है, मैकबुक ले लिया आई जाए। आईपैड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो एक बार आपने आईपैड ले लिया और फिर लास्ट में अगर आपने मैकबुक ले ली, तो आप लॉक हो चुके हो उस तरीके बिल्कुल, से। फिर उसके आप बाद 5-6 साल तक कहीं नहीं जाओगे आप। आपको दुनिया की कोई और चीज़ पसंद आएगी नहीं वहाँ पे, एग्जैक्टली। क्योंकि वो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लॉकिंग, बिकॉज़ वो कन्वीनियंस है। वो आपकी प्रोडक्टिविटी और एम्प्लीफाई मुझे कर लगता देता है। है तरुण भाई कि इस वाले चीज को पूरा फुल फ्लेजेड किसी ने क्रैक नहीं किया। एक बार नहीं मुझे कि याद है बीच में सैमसंग बहुत ज्यादा पुश कर रहा था इस चीज को, इकोसिस्टम की चीज को। उन्होंने डेक्स लॉन्च किया था, एक कोई था उनका जो लैपटॉप पूरा का पूरा टैबलेट में हाँ, मोबाइल इट्स मोर आपका हाँ, स्क्रीन टेथरिंग हो जाती थी, हाँ, और लैपटॉप भी उन्होंने जो 360 गैलेक्सी बुक वगैरह लाया था उन्होंने। तो इकोसिस्टम मुझे याद है कि सैमसंग के किसी इवेंट में गया था तो उन्होंने इस चीज को काफी हाईलाइट किया था, इकोसिस्टम को। हाँ, सो दे ट्राइड एंड दे आर स्टिल ट्राइंग, राइट। बट ये पूरा इस तरह का क्रिएट नहीं हो पाया है वो अभी। इसलिए बिकॉज़ पूरी दुनिया में 2 इकोसिस्टम है, और मैं चाइना को छोड़ दूँ, जो वो एक है एंड्रॉयड इकोसिस्टम, दूसरा आईओएस इकोसिस्टम। एक क्लोज़्ड इकोसिस्टम है, एक ओपन इकोसिस्टम है। तो आप ओपन इकोसिस्टम में एक क्लोज़ एनवायरनमेंट बनाना बहुत मुश्किल है। कल को मैं एंड्रॉयड में जाके बोलूँ कि नहीं, मतलब ये आपको मेरी फंडामेंटली ये अलग फन ही है। हाँ। ये स्ट्रैटेजी है। और अब एआई आ रहा है, तो हम लोग, याद है वो विंडोज़ की साइड पे पहले कहा करते हैं कि क्लोज़ इकोसिस्टम बेटर होता था, 1980s की बात होती थी। फिर एप्पल ये विंडोज़ ना ओपन इकोसिस्टम लेके आए। फिर एप्पल आया, उसने फिर क्लोज़ इकोसिस्टम की तरफ पुश किया चीज़ें। और क्लोज़ इकोसिस्टम ये डिबेटेबल है कि ऑब्वियसली इट्स अ $1 ट्रिलियन कंपनी, वो उनके लिए बेनिफिट किया है एप्पल को। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टेक कंपनी इन द वर्ल्ड। तो अब एआई आ रहा है, तो एआई पे एआई में तो तो एप्पल पीछे है, तो मैं ये मानता हूँ एआई में वो पीछे हैं, स्पेशली स्मार्टफोन्स में। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब एआई पे भी ये डिबेट शुरू हो रही है कि एआई जैसे हम एंटर कर रहे हैं, तो एआई विल बी ए पावर ऑफ ओपन मॉडल्स या क्लोज्ड इकोसिस्टम, या कैसे रहेगा? और उसमें ही मुझे लगता है एप्पल कंफ्यूज्ड है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अभी सीरी का जो अपग्रेड है 2026 तक के लिए टल गया है, जो नया है। और मुझे क्या लगता है कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि या तो आप एंथ्रोपिक या फिर परप्लेक्सिटी या ओपन एआई के साथ बिल्कुल डीप पार्टनरशिप करें, लाइक जैसे सैमसंग करता है जेमिनाई गूगल के साथ, उन्होंने क्रॉस हाँ, एआई करेक्ट। सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एप्पल ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के साथ आपको फिर उसी लेवल पे डेटा भी तो शेयर करना पड़ेगा। तो जो लॉन्च इवेंट में आधे घंटे बातें करते हैं प्राइवेसी की, वही फिर वो नहीं कर पाएंगे, फिर फिर तो प्रॉब्लम वही, हो और जाएगी। वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो उनको ये चीज़ देखनी है कि कैसे। लेकिन उन्होंने काफ़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ निकाली थी, अगर आप देखोगे, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट, कि यहाँ तक हम लोग अपने क्लोज मॉडल्स को रखेंगे और डेवलपर्स को ओपन करेंगे अगर आपको कुछ भी ऑन डिवाइस सर्च करना है। बट अगर आपको क्लाउड पे करना है, तो आप कॉन्सेंट से जा तो जाओगे चैट जीपीटी की तरफ, और दैट विल बी सिक्योर्ड थ्रू प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट। इस चीज़ को क्रैक करना एक मार्केट में ठीक है, बट एप्पल
180 170 कंट्रीज़ में आप सोचो, ये चीज़ चाइना जैसी कंट्री में करनी है तो उनको काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा। आई थिंक यही एक रीज़न है कि इट्स मोर ऑफ वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी कि देखते हैं ये कैसे जाता है। और दूसरी चीज़ उनके लिए थोड़ा-सा बेनिफिट ये है कि एआई को अभी तक किसी ने क्रैक किया भी नहीं है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम आज बात क्योंकि करें, अभी भी आप देखो तो फोन में उस लेवल पे एआई का इंटीग्रेशन नहीं है। हुआ और आप कंज्यूमर ऐप के पे लिए जाते हो, ऐप करेक्ट। पे सबसे अच्छा यूज केस मुझे एआई का क्या लगता है जो सैमसंग ने डेमोन्स्ट्रेट किया था, जो कि बहुत 20% 10% काम करता था। लाइक कि आप कुछ भी सर्च करते हो अपने फोन पे, हाँ। तो वो ना क्रॉस ऐप, लाइक कि दूसरे ऐप में भी जा करके वो सर्च कर दे वही क्वेरी और वहां से आपको आंसर मिल जाए, अलग अलग के साथ कम्युनिकेट कर ले। बट उसके लिए काफी प्रॉब्लम्स है, लाइक एपीआई को सबको ओपन करना पड़ेगा, सारी ऐप्स कंपनियों के का साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। पार्टनरशिप इट्स होगा। नॉट दैट हाँ, इजी। इतना ईज़ी नहीं है और कंज़्यूमर के लिए मोर और लेस हाइजीन है, बिकॉज़ आई थिंक जो नेक्स्ट 1 या 2 साल हो गए, जैसे हम एजेंटिक एआई हम लोग बोलते हैं, जो हमारे बिहाफ़ पे सारे काम कर मुझे लेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2026 में जो नया सीरी अनवील करेगा ना एप्पल, उसमें अगर एजेंटिक एआई इन्होंने नहीं दिया ना, तो फिर एआई में मुझे लगता है कि काफी पीछे वो चले एक जाएंगे लोग। इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, बिकॉज़ हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारा प्रेडिक्शन है, कमिंग बैक टू जो हमारा आज का टॉपिक है स्मार्टफ़ोन, हमारा काउंटर पॉइंट में प्रेडिक्शन ये भी कहता है कि यार 5 या 6 साल में आपको शायद फ़ोन पे ऐप चाहिए भी नहीं होगी कोई। वी विल एंटर इंटू एन ऐपलेस वर्ल्ड। अच्छा, एंड ऐप जो चाहिए ही नहीं होगा तो और फिर जो कैसे काम आपका होगा? इनपुट मैकेनिज़्म है, तो आपका जो इनपुट मैकेनिज़्म हमने बात की 1995, वो जो टच पैड ये कीपैड वाले कीपैड। फ़ोन्स थे, तो उसमें इनपुट मैकेनिज़्म आपका कीपैड वगैरह था। हम्म। फिर आपका चेंज हुआ टच में, जो कि स्मार्टफ़ोन आए। अब हमारा जो नेक्स्ट 10 इयर्स में ये वॉइस ड्रिवन होने वाला है, तो आपका वॉइस एज़ एन इनपुट मैकेनिज़्म आपके फ़ोन्स का एक्सपीरियंस शेप करेगा। तो अगर अगर हम उसमें जा रहे हैं, तो आपको फिर इतनी सारी ऐप्स या उसमें वो नहीं, बट इसमें डेवलपर का काफ़ी बड़ा रोल होगा। तो वही जो हमारा टॉपिक है कि मोबाइल सिर्फ़ एक इकोसिस्टम का पार्ट है, काफ़ी बड़ा पार्ट है, हार्डवेयर जो जिसे हम कहते हैं। बट इसके आगे-पीछे कनेक्टिविटी, इकोसिस्टम, डेवलपर्स, कंटेंट, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल रहेगा इस पूरे एक्सपीरियंस को शेप करने के लिए। और इंडिया आई थिंक एक काफ़ी अच्छे उसमें है, बिकॉज़ हमारा काफ़ी सारे फ़ोन अभी लोकली हार्डवेयर बनना आते शुरू। कहाँ से हैं? मतलब अब बात कर लेते हैं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। अब तो हर फोन पे, मतलब काफी पहले से 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि सारे फोन के बॉक्स पे या तो मेक इन इंडिया लिखा होता है या मेड इन इंडिया लिखा होता है। तो उससे आप एक्सप्लेन करें कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री 2 में चीज़ें स्पेशली। होती हैं। अगर आप देखोगे किसी वो चीज़ को बनाने के लिए 2 चीज़ें, या तो आप सारे की सारी चीज़ें, अगर ये फ़ोन पड़ा हुआ है, इसके 300 कंपोनेंट है, ये सारे के सारे कंपोनेंट मैं यहीं पे बनाऊँ और यहीं पे बेचूँ, वो एक है। लेकिन वो एक आइडियल सिनेरियो है जो कि कोई भी नहीं कर रहा है। इवन कंट्री लाइक चाइना को भी कुछ कंपोनेंट बाहर से लाने पड़ते हैं, क्योंकि डिस्प्ले किसी चीज़ के लिए सैमसंग बना रहा है, चिप की प्रोसेसिंग आपकी टीएसएमसी कर रहा है, जो फैब होती है, जो वेफर्स होते हैं जो उस पे जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम, तो कोई भी कंट्री ने इसको ये भी इन काफी दिलचस्प है क्योंकि लोगों को लगता है कि चाइना से सारी चीजें आती हैं, तो ये भी लोगों को जानना चाहिए कि चाइना में से चाइना भी 100% हर चीज नहीं बना रहा है, चाइना राइट? से 55% जो फ़ोन में कंपोनेंट्स है वही बना पाता है, 45% उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए जानना कि जो हम बार बार बोलते हैं ना कि इंडिया में तो कुछ नहीं बन रहा है, इंडिया में सिर्फ असेंबली लाइन है, असेंबल किया जाता है, सब कुछ तो चाइना से ही आ रहा है। दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि अभी जैसा तरुण जी ने बताया कि वहां भी शायद वाह! 55% ही ही चीजें लोकली होती लोकल हैं और वैल्यू बाकी एडिशन वहां हम। भी इंपोर्ट ही किए जाते हैं। तो ये एक जो मिथ है आप अपने मन से निकाल दें कि इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है। वाकई इंडिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो हाँ, पर असेंबली लाइन के बारे में बताइए। इंडिया में वो नंबर है 16% पे अभी, जो चाइना का 16% पे? 55-60 हम हाँ, लोग तो बोलते हैं। ज़्यादा तो दूर नहीं है, 16% आ गए हैं, लेकिन वो जो सो हो 16 सकता से है कि अच्छा बढ़ना थोड़ा उसका मुश्किल होगा उसका क्या? जो सफ़र है, तो हाँ, उसमें मैं बताता हूँ। तो होता क्या है कि जब हम लोग कंपोनेंट आते हैं, तो कंपोनेंट आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। आप सारे कंपोनेंट मँगवाइए और यहाँ पे असेंबल कर दीजिए। जो हमने मेक इन इंडिया के अंडर आई थिंक गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप लिए, पीएमपी, पीएलआई। तो पहले 7-8 साल हमने वहीं पे ही असेंबली करना है। असेंबली से आप वैल्यू ठीक है, एडिशन कर सकते हो 6 या 7% का। ठीक है। फिर आपके कंपोनेंट लोकलाइज़ होना शुरू हुए, तो आप कहते हो कि यार फ़ोन में इतने सारे कंपोनेंट हैं, आपका प्रोसेसर, डिस्प्ले, मेमोरी, कैमरा, बैटरी यही 70-80% के हैं, तो इसमें से कुछ हम बना नहीं पाएँगे सारे के सारे, तो हम जाते हैं सब कंपोनेंट की तरफ। कंपोनेंट का भी सब कंपोनेंट, तो अगर आप डिस्प्ले की बात करते हो, तो उसपे भी आपका कवर ग्लास होता है। तो इंडिया ने पीएलआई और पीएमपी के हिसाब से इस कुछ कंपोनेंट्स लोकलाइज़ करना शुरू हुए। कंपनीज़ आई जिन्होंने चार्जर्स बनाना शुरू किए। आई थिंक उस टाइम पे सेलकॉम होता था, सेलकॉम ने काफ़ी बढ़िया काम किया।
फिर आपका फॉक्सकॉन ईएमएस बना, डिक्सन ने काफ़ी अच्छा काम कर रहा है असेंबलिंग पे, बट कंपोनेंट प्लेयर्स भी आए जैसे टीकेडी है, कुछ डिस्प्ले असेंबली, कैमरा मॉड्यूल असेंबली, चार्जर्स, बैटरी, हाउसिंग, केसिंग, पैकेजिंग, केबल्स, ये इंडिया में कुछ बनना शुरू हुए, कुछ असेंबल होना शुरू हुए, तो उससे हमारा लोकल वैल्यू एडिशन 15 से 16%। अब बात ये है कि हाई वैल्यू कंपोनेंट जब हमारे इंडिया में हम डिस्प्ले का पूरा इंडिया में बनाएंगे, उसके लिए आपको चाहिए फैब, और फैब के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। फैब होती है जहाँ पे आप वेफर्स और वो सब आता है, जिसपे हाई सेमीकंडक्टर यूटिलाइजेशन एंड कंटेंट जिसमें जाता है, तो वो हर किस्म की अलग अलग फैब होती है। आपका डिस्प्ले की अलग होगी, आपकी चिपसेट बनाने के लिए जैसे TSMC की 4 नैनोमीटर है, 3 नैनोमीटर है, वो अलग अलग फैब्स है, वो एडवांस्ड फैब्स है। अच्छा, नैनोमीटर के बारे में बहुत अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि जो 2nm 2n आई डोंट थिंक सो कोई 2nm पे है, 3nm से शुरू हो रहे हैं, 2nm पे आ रहे हैं, आ रहे हैं 2nm पे। 3nm पे भी डिफरेंट प्रोसेस है। तो nm में अगर आप नैनोमीटर की बात करो, तो आज जाके आप मूर्स लॉ को अगर देखोगे, तो वो कह रहे हैं आप कितने ट्रांजिस्टर्स एक चिप में डाल सकते हो, इट्स ऑल अबाउट स्पेस, कितने पैक करते हो। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई जो कि TSMC या सैमसंग या इंटेल ने स्टार्ट किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता मूव्स और लेके आते आते आप लोग 3 नैनोमीटर पे आप पहुंच चुके हो, बिकॉज आप कितने बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक चिप पे जाते हो। चिप का साइज क्या है आपके आंखों में, यू कांट सी इट विद योर नेकेड आई, राइट। और उसमें मतलब अरबों ट्रांजिस्टर्स मैसिव लगे हुए हैं। इंजीनियरिंग फीट है वो। तो उससे क्या होता है, आपकी पावर एफिशिएंसी बढ़ती है, CPU आर्किटेक्चर चेंज होते हैं, GPU आपका पावर यूटिलाइजेशन काफ़ी बेटर हो जाता है, पावर हंग्री नहीं होते। बट कैपेसिटी वाइज जैसे हम बोलते हैं, चिप एक फ़ोन का ब्रेन होता है, आप उस ब्रेन को और ज़्यादा फास्टर और वो और जैसी चीज़ें प्रोसेस कर पाएगा। तो वो चीज़ आप बेटर और से बेटर बनाते जा रहे हो, तो उसकी होड़ लगी हुई है कि लोग कहते हैं कि अगर 4 नैनोमीटर का चिप है तो ये फास्टर होगा, प्रोसेसिंग अच्छी करेगा, चीज़ें फास्ट चलेंगी और हर चीज़ फ़ोन पे बढ़िया चलेगी, जो कि सही है। और पावर कंजम्पशन कम होगा, बिकॉज़ इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट रिड्यूसिंग द पावर कंजम्पशन एंड मेकिंग इट बेटर एफिशिएंट व्हाइल रिड्यूसिंग द पावर कंजम्पशन। तो इस पे आई थिंक काफ़ी सारी कंपनीज़ काम कर रही हैं। और बैटरी जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी कंज्यूमर के लिए ये डिसाइड करने में कि वो फोन खरीदें या नहीं खरीदें? लेस देन 20,000 में जैसे हमने बताया, वो तो नंबर 1 फैक्टर है, क्योंकि 20,000 रुपए में नंबर 1 फैक्टर है बैटरी। बैटरी सबसे पहले वो कंज्यूमर फ़ोन बैटरी देखता है। देखेगा बैटरी कितनी है, 5,000, 6,000, 7,000, और क्या फास्ट चार्ज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बिकॉज लोगों को अगर फ़ोन यूटिलाइज करना है, अगर वो बाहर हैं, तो उनको एक हो जाता है, अगर फ़ोन ही बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो गया, तो आप डिस्कनेक्टेड हो टेक्निकली, तो पेमेंट भी नहीं कर पाओगे पेमेंट आप। भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो एक आपका माध्यम है कनेक्ट करने से आउटर वर्ल्ड के लिए। तो अब ऑब्वियसली कुछ तो उसको पावर करने के लिए जूस चाहिए, तो वो बैटरी एक नंबर 1 है। तो बैटरी में काफ़ी सारी रिसर्च होगी, आई थिंक सिलिकॉन कार्बाइड जो हमने बात की, ग्राफीन्स और नैनो टेक आएगा आगे जाके डिफरेंट। और इंडिया में हम लोग बैटरी के सिर्फ केस बनाते थे, तो पहले केस बनाते थे केस बैटरी, जो अब बैटरी इंडिया में बनती है। बैटरी इंडिया में बैटरी के जो सेल्स हैं, वो भी इंडिया में शायद बनना स्टार्ट हो चुके हैं या ओके बनने वाले हैं। ओके तो वो ओके। एक सबसे बड़ा होगा, बिकॉज हमारी ईवी की भी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो आई थिंक कमिंग बैक टू कि हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे, ये चीज़ बेटर होने वाली है। हमारा लोकल जो असेंबली से हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलेंगी, लेकिन उतने सब लोगों को हमें अपस्किल भी करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं है कि कल को मैं यहाँ पे डिस्प्ले की एक फैक्ट्री लगा देता हूँ या फैब लगा देता हूँ, आपके पास लोग ही नहीं होंगे जो उस प्रोसेस को चला पाएंगे, जैसे समझ पाए। SMT या असेंबली लाइन। तो आप क्या करोगे? तो उसमें हमें हेल्प चाहिए होगी, नो हाउ चाहिए होगा, हमें इंजीनियर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो बेटर उस चीज़ को समझते हों। हमें स्कूल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्सी बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ आज भी लोग कहते हैं कि मेडिकल रखूँ या नॉन मेडिकल। अगर नॉन मेडिकल रख रहा हूँ तो मुझे कंप्यूटर्स करनी है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कैसे उसको फिर अभी से भी एक वही है कि बेटर, जो बीटेक करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वो को ऐसे कर देते हैं हाँ, वो साइड में। कि वो उनका बट द थिंग इज कि वो प्रेफ़रेंस, कोर है, लाइक अगर वो किसी भी आगे जाके स्मार्टफोन अगर आप एआई की बात कर रहे हो, तो तो लोगों सब को कुछ समझ उसी नहीं पे आ सब रहा है कुछ कि उसी पे एआई टिका हुआ जिस है। पे चल रही है, वो सब वही है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, एनवीडिया, और वो इसी वो की वजह से इसी की बन गई वजह से एआई बूम की वजह उन्होंने से। अच्छा, एक चीज और बताइए, हुँ। कैमरा कितने लोगों का प्रेफरेंस, क्योंकि मैं जितने सारे अभी लॉन्चेस देखे हैं रिसेंटली,
ज्यादातर फोकस लोगों का कैमरे पे होता है। हाँ। तो कैमरा, एक बढ़िया कैमरा लेने वाली जनता कौन होती है और कितना स्पेंड करती है फोन पे? कैमरा इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने कहा टॉप 5 में इसलिए नहीं आया बिकॉज़ उसमें सबके पास 50 मेगापिक्सल, तो उनको लगता है कि यार ये तो सेम ही है। लेकिन अगर आप कैमरा के पीछे जाओगे तो कैमरा का फ़ोकस, कैमरा के पीछे इमेज स्टेबलाइज़ेशन, कैमरा में लेंस कौन-सा लगा हुआ है और किस कंपनी का है, सोनी का है, सैमसंग का है, ओमनीविज़न का है। तो लोग उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना शुरू हो चुके हैं। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है, ये सॉफ्टवेयर से किया गया है, ऑप्टिकल ज़ूम है या डिजिटल ज़ूम है। तो आई थिंक लोगों के लिए कैमरा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जैसे हम अब 20,000 से 30,000 या ऊपर जाते जाएँगे, वो अमंग द टॉप 5 प्रायोरिटी आता जाएगा। तो लोगों को लगता है कि यार एक फ़ोन पे अगर मैं बाहर जाते हैं लोग, जैसे मैंने कहा वेडिंग एक सबसे बड़ा यूज़ केस था, लोग उस पे खरीदते हैं और कैमरा सर्व करता है एज़ ए मेमोरी एज़ वेल, बिकॉज़ आपको अपना इंस्टाग्राम और उस पे काफ़ी काफ़ी डिपेंडेंट रहता है, आपको प्रोफ़ाइल बनानी है तो कैमरा एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ीचर है। जाते जाते एक चीज और बता दीजिए कि कोई अगर स्मार्टफोन खरीदने जा रहा है, नो मैटर उनका बजट क्या है, हाँ, क्या क्या वो चीजें हैं जो उन्हें अपने जहन में रखनी चाहिए फोन खरीदने से पहले? आई थिंक सबसे पहले लोगों को ये देखना चाहिए कि अ, इसका जो एक चीज़ लोग नहीं देखते हैं वो है ड्यूरेबिलिटी। तो जो लोगों के ज़हन में भी नहीं आती है बिकॉज़ ड्यूरेबिलिटी इज़ ए पोस्ट परचेज़ ट्रिगर, कि आज आपने ये फ़ोन रखा हुआ है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, फीचर सब कुछ ये है। अभी ये फ़ोन नीचे गिर जाए, बस। आपका डिस्प्ले का ही कॉस्ट 80,000 रुपए आ जाएगा इसको चेंज करने, अगर ये वारंटी में नहीं है। तो आपको ये चीज़ ज़हन में नहीं है, लेकिन ये आपको याद आएगी अगर ये टूटेगा। तो काफ़ी सारे लोग जब अब वेयर एंड टियर फ़ोन का जैसे मैंने बताया 5 से 6 से 7 घंटे आप इस पे स्पेंड कर रहे हो, तो लाज़मी है कि उतना ही आपका वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा। तो ड्यूरेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि यार आपका फ़ोन अगर कल को गिर जाता है तो आपको रिपेयर की कॉस्ट ना आनी पड़े। जैसे मैंने बताया 36,000 रुपए ऑन एन एवरेज एक बंदा पूरी लाइफ़ टाइम पे फ़ोन पे स्पेंड करता है। तो आप उस 36 को 50 नहीं करना चाहोगे जस्ट बिकॉज़ आपका डिस्प्ले या प्रोसेसर या कुछ और चीज़ ख़राब हो गई है। तो क्वालिटी को लाइफ ध्यान में टाइम रखें। मतलब पूरे टेन्योर में जब हाँ। तक वो 36,000 रुपए फोन पे खर्च फ़ोन पे करता है एक खर्च इंसान करते हैं इंडिया एक का। इंसान इंडिया में, तो आप उसको ध्यान में रखोगे कि यार मेरा फ़ोन क्वालिटी वो है, और क्वालिटी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। आप कहोगे कि इसमें क्वालिटी क्या है, डिस्प्ले क्वालिटी है या बिल्ड क्वालिटी है या वो कैसा है, तो एक वो चीज़ रखनी होगी। बट देन जैसे हमें लोग पूछते हैं कि यार एक बड़ा क्वेश्चन होता है मैं कौन-सा फ़ोन लूँ? तो हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है कि यार बजट क्या है? अब बंदे हमें ईएमआई की वजह से कह रहे हैं कि बजट हमारा बजट का इतना छोड़ दो। नहीं है हाँ। बिकॉज़ मैं 600 रुपया एक्स्ट्रा देके एक प्रीमियम में जाए। तो हम लोग कहते हैं कि गो फॉर दैट फ़ोन जो आपको एक्सपीरियंस दे। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो इसको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जब यूज़ करना शुरू करोगे, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार कुछ तो है इस फ़ोन में, जो बाकियों से अलग है। तो आई थिंक यूआई सॉफ्टवेयर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना हार्डवेयर अभी कमोडिटी हो चुका है। तो गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में सॉफ्टवेयर विल प्ले एज़ ए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन अपडेट्स अपडेट्स होने चाहिए, 5-7। सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स बहुत आपको क्या इम्पोर्टेंट। लगता है कि 20-30 हजार रुपए फोन में आई थिंक 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं, दैट्स हाँ, वैलिड कि हाँ। 30,000 रुपए का फोन खरीदोगे आप? 3-4 साल तक अगर मिल रहे हैं तो बेटर है, जैसे हमने बताया रिप्लेसमेंट साइकिल 4 बट साल ये तक है। मेक श्योर करना चाहिए कि सिक्योरिटी पैच कम से कम तीन सिक्योरिटी चार साल पैच, से हाँ, ज्यादा तक और मिले। लोगों का वहाँ पे अवेयरनेस लेवल कम है। तो आई थिंक कैमरा 200 मेगापिक्सल तक चले जाएँगे, आपका डिस्प्ले ओलेड एमोलेड रहेगा, बैटरी फास्ट चार्जिंग हो जाएगी, 120 वॉट्स वाला 6000 की बैटरी मिल जाएगी आपको, कैमरा एक अच्छा मिल जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर आगे जाके आपको एक चाहिए होगा कि लोग कहेंगे हाँ यार इसको यूज़ करने में मज़ा आ रहा है, कि वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और बाकी इंडिया का जो ट्रांज़िशन हुआ है कि एक सस्ते फ़ोन से, आई थिंक वहाँ पे मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा बिकॉज़ लोग कहते हैं कि हमें एक सस्ता और टिकाऊ फ़ोन चाहिए। लेकिन वो लोग जब सस्ता ढूँढ रहे हैं, वो सस्ता फ़ोन नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं वैल्यू फॉर मनी। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि वैल्यू फॉर मनी और चीप फ़ोन में बहुत अंतर है, कि आपको एक फ़ोन आप 20,000 का लेके जा रहे हो, लेकिन उसने आपको 30,000 की वैल्यू दे दोगी तो आप सैटिस्फाइड कस्टमर ले बन के आओगे। लेकिन अगर वही चीज़ आप 15,000 के साथ इक्वेट करोगे, आपको यार कुछ मज़ा नहीं आया। तो वैसे ही बड़े सारे स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स आ रहे हैं, नथिंग, मोटोरोला ने जैसे काफ़ी अच्छा काम किया है इसी एक्सपीरियंस बट को। नथिंग ने तो अच्छा काम नहीं किया मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं देख रहा था रिसेंटली फोन लाइक 80,000 रुपए में नथिंग ऐसे एक ऐसी कंपनी थी, सीएमएफ फोन काफी सक्सेस है सीएमएफ के, नथिंग बाय सीएमएफ सस्ते फोन लाता है, नथिंग की कंपनी है, नथिंग का ही सब हाँ, सब हाँ, ब्रांड है बेसिकली सीएमएफ। हाँ।
बट द प्रॉब्लम इज नहीं, सब ब्रांड भी नहीं है, वो सब तो हाँ, उसी का लाइक सस्ता वर्ज एक CMF वैल्यू उनका फॉर सब मनी हाँ, CMF। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी ना कि 80,000 रुपए का फोन उन्होंने लॉन्च किया है, और थोड़ा प्रोसेसर को भी लेके कंट्रोवर्सी मच हाँ, गई कि उस हिसाब से प्रोसेसर्स नहीं है। प्राइसिंग तो मुझे लगता है कि नथिंग को थोड़ा सस्ते फोन पे ध्यान देना चाहिए। आपको, आई आपका थिंक क्या वो टेक है इस उनका पे? स्ट्रेंथ है। अगर आप बिल्कुल अगर मैं देखूं तो वो उस फ़ोन की प्राइसिंग बेटर हो सकती थी। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो नथिंग सिर्फ फ़ोन के लिए नहीं जाना जाता है, एक्सेसरीज़ आई थिंक अगर उनका फर्स्ट प्रोडक्ट देखो वो जो हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी वाला था, ट्रांसपेरेंट तो बर्ड्स वो थे उनके। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उनका और उनका जो ऑडियंस है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल ऑडियंस है जो कि जो कार्ल पे को एज ए आइकन मानते हैं। तो उनके साथ ऐसा है कि अगर आप 20 से 40 हज़ार तक चीज़ें रखोगे और वहाँ पे अपना जो उनकी स्ट्रेंथ है डिज़ाइन उस पे फोकस करोगे तो चीज़ें बेटर होती जाएंगी उनके लिए, बिकॉज अभी वो रिलेटिवली यंग कंपनी है, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा लेकिन उन्हें हमें ये देना पड़ेगा कि चलो अभी नई कंपनी है तो एक्सपेरिमेंट आप करने का एक्सपेक्ट अगला 1-2 बट साल और। एक फ़ोन एक बट बड़ा मैं कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, आपके पास ज़्यादा गलतियों की गुंजाइश भी नहीं है। तो वो दैट्स इसलिए ट्रू। बिकॉज़ इट्स लाइक ए होटल कैलिफोर्निया, वेरी ईज़ी टू गेट इन, वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट आउट। एक बार आप आ गए हो इस इंडस्ट्री में, आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, बिकॉज़ हम लोग एज़ एन एनालिस्ट कभी कंसल्ट करने में बड़ा ऐसे ईज़िली बोल देते हैं कि ब्रांड को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट अगर आप एक्चुअल में देखा जाओ ये एक-एक बहुत चीज़ बहुत कठिन चीज़ें हैं। कॉम्प्लिकेटेड होती आपकी हैं। सप्लाई चेन फ़ोन की सप्लाई चेन इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन इन द इंडस्ट्री, बिकॉज़ आप जैसे मैं कह रहा हूँ एक जगह से हर चीज़ नहीं आ रही कि कंपैटिबिलिटी बिठाना पड़ेगी, आपको सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज़ चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको डिज़ाइन चाहिए, इन हाउस चाहिए चीज़ें, ओडीएम पे आप ज़्यादा रिलाई नहीं हो सकते। तो फ्यूचर हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा-सा ज़ीरो सम गेम होगा, कम ब्रांड्स की तरफ जाएगा और लोग प्रीमियम फ़ोन ज़्यादा प्रेफ़र बट करने इंडिया का एज़ अ स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर मुझे लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है, बिकॉज़ नंबर अगर हम जैसा अब बात आपने करें आई बताया थिंक जो कि 16% पे है ग्रोथ अभी। रेट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट लाइक 15 करोड़ फ़ोन हर साल बिक रहे हैं। अ, मार्केट का सैचुरेशन कब आएगा? मतलब अभी तो नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार स्मार्टफ़ोन का सैचुरेशन आ गया, बट मुझे नहीं लगता। आपको क्या ग्लोबली लगता है? आई थिंक हमने पीक 2017 में देख लिया, जब 1.4 बिलियन फ़ोन्स बिके थे। ओके। आई थिंक वो पीक ईयर था अच्छा, 2017। उसके उसके बाद अब वो नंबर 1.2 पे सेटल हो गया। 1.5 बिलियन से 1.45 1.4 बिलियन से ग्लोबल 1.2 सेल, पे अब 1.2 हाँ, कम हो गया, तो ये कम हो और गया। कम होता जाएगा क्या? ये आई थिंक थोड़ा सेटल हो बहुत कम? जाएगा 1.11 बिलियन पे, बिकॉज़ अच्छा, लोग अभी कुछ साल तक हाँ, वो थोड़ा बिकॉज़ कम होके आपका सेटल होगा। रिप्लेसमेंट साइकिल भी है, 4 साल बाद लोग रिप्लेस, तो उतने लोगों को फ़ोन तो चाहिए। वैसे इंडिया का पीक मैं देख रहा हूँ 15 करोड़ है, तो 18 से 19 करोड़ या 20 करोड़ पे अपना सैचुरेशन आ जाएगा। फिर तो ये लेकिन साइकिल इंडिया में अगर ऐसे देखा जाए तो 1.2 बिलियन लोग हैं इंडिया हाँ, में, तो वैसे तो कैसे लाइक अभी तो 50% कितने 125 करोड़ में अच्छा, अगर आप कितने देखें परसेंट पेनिट्रेशन है स्मार्टफोन का? हमारा 50% से ज्यादा, 60? 60% पेनिट्रेशन है, बिकॉज़ अगर हम इंस्टॉल बेस पे तो वो बात करो तो स्मार्टफोन का हाँ, पेनिट्रेशन तो 720 करोड़ लोगों के पास फ़ोन है। 1.5 बिलियन का 720 हाँ, करोड़ लोगों के पास, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन, लाइक आधे से थोड़ा ज्यादा लोगों के पास हाँ, फोन है, बट हाँ। उतने लोगों के पास नहीं भी हैं। नहीं भी है, लेकिन तो उसमें से आपके 22 करोड़ फीचर फ़ोन वाली जनता है जो स्मार्टफ़ोन पे आना ही नहीं चाहती अभी। ओके, और ये बाकी काफी आपका इंटरेस्टिंग वो फैक्ट। रहे जो यंग्स लाइक ओल्ड पीपल जो फीचर फ़ोन पे आए, या यंग्स लेस देन 10 इयर्स के जो ऑब्वियसली फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, तो वो उस जनता को अगर हम हटा दें, तो आपका पोटेंशियल जो है 120 करोड़, 110 करोड़ के करीब-करीब है, जो कि पेनिट्रेशन हम लोग बता रहे हैं 720 करोड़ लोगों के पास फ़ोन है। तो हम इतने थोड़ा-सा 720 कह रहा 72 करोड़ के पास फ़ोन है, तो आई थिंक वो नंबर थोड़ा-सा 20-30 करोड़ और बढ़ेगा और उसके बाद हम लोग सेटल हो जाएँगे, और रिप्लेसमेंट और सेकंड हैंड मार्केट भी एक इसमें बड़ा प्ले करता है, बिकॉज़ लोगों को सिर्फ़ नया फ़ोन ही नहीं चाहिए। इंडिया में हर साल 4 करोड़ सेकंड हैंड फ़ोन भी बिकता है, चार जिसको 4 4 करोड़ करोड़ हर साल सेकंड हैंड फ़ोन बिकते हैं। हाँ, से अच्छा, सेकंड, ये ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है कि हाँ, लाइक 1 घंटे हम बात कर चुके हैं, बट अभी भी लग रहा है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी हाँ। बाकी हैं। बट अब हम ख़त्म करेंगे। बट एक चीज़ और बता दो, सेकंड हैंड फ़ोन के हुँ। मार्केट के बारे में बता दीजिए कि सेकंड हैंड फ़ोन किसी को खरीदना चाहिए या नहीं? आपकी क्या सजेशन है? मैं कहता हूँ खरीदना चाहिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट को होता है। फ़ोन जितना लंबा चलेगा हमारे कार्बन फुटप्रिंट उतने कम होंगे और एनवायरनमेंट को उतना बेनिफिट है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग सस्टेनेबिलिटी का एंगल लाते हैं फ़ोन पे कि जैसे एप्पल का फ़ोन तो सेकंड से थर्ड लाइफ तक भी चलता है, 7-7 साल तक
तो अगर आप सेकंड हैंड फ़ोन ले रहे हो तो आप तो पहले चेक कर लीजिए कि ये फ़ोन चला कितना है, बिकॉज़ उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी एक सर्टेन लाइफ होती है। जैसे बैटरी है तो उसके एक सर्टेन साइकिल्स होते हैं, 1800 साइकिल के बाद बैटरी नहीं वो कम होगी। तो आप चेक करो कि ये सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड है या आप किससे ले रहे हो, कितना चला है, वारंटी देख के लीजिए। अगर 2 साल के अंदर लिया है और आपको 50% पे मिल रहा है तो आप 2 साल तक चला लोगे। तो आई थिंक लोग देख रहे हैं रिफर्बिश्ड फ़ोन्स आ रहे हैं जहाँ पे ये बैटरी चेंज करके, तो कैशिफाई जैसी कंपनीज़ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो रिफर्बिश एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में जो कि आगे बढ़ेगा। इनफैक्ट न्यू फ़ोन के ग्रोथ रेट के हिसाब से ये 15 से 20% की ग्रोथ रेट पे बढ़ रहा है और न्यू फ़ोन सिर्फ 2 से 3% ग्रोथ रेट पे बढ़ रहा है। सेकेंड हैंड फोन ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा ग्रो है कर रहे हैं न्यू क्यों फोन बेस के कम मुकाबले। है। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट। बहुत अच्छा लगा या सरून भाई आपसे बात करके, आई एम वेरी थैंक यू। एक्साइटेड, और मुझे लगता है कि इतना इंसाइटफुल डिटेल्स हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। और शुक्रिया। जो भी ज़्यादा ज़्यादा आपने बात कही सेकेंड हैंड मार्केट वाला, तो ये पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन ही एक तरफ अलग ड्रैग हो गया कि जो नए फ़ोन्स हैं उनकी उनसे ज़्यादा ग्रोथ सेकेंड हैंड ग्रोथ मार्केट है। और सेकंड यही वजह भी है कि हम देखते हैं कि जो आप शॉप पे जाएं तो वो नॉर्मल फ़ोन जो नए फ़ोन्स बेचने से ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि अगर आपके पास है तो रिफर्बिश फ़ोन ले लो, 1,50,000 रुपये में, बिल्कुल 40,000 रुपये में। और कई सारे फ़ोन वाकई सक्सेस होते हैं, जैसा आपने बताया कि कार्बन फुटप्रिंट और रिसाइकलेबल सस्टेनेबिलिटी वाला है। मामला जो है कि ज़्यादा लंबे समय तक वो फ़ोन रह रहा है, बिल्कुल। वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो उसको आप कहीं फेंक नहीं रहे हो, तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि लाइक अभी आपने बोला तो याद आया मुझे भी 3-4 फ़ोन्स फेंकने हैं, बहुत पुराने जो नोकिया के ज़माने पे थे, नोकिया X6 एंड एन सीरीज़ के रिसाइकिल फ़ोन। करवा हाँ, दीजिए। रिसाइकिल भी कराया जाता है हाँ, फ़ोन, राइट? ये भी बिल्कुल। लोगों को जानना चाहिए कि फ़ोन रिसाइकिल कराते हैं और शायद कुछ पैसे भी देते हैं रिसाइकिल कराने वाले ना, जहाँ कुछ-कुछ वेबसाइट्स हैं, यस। आई बिलीव दे ऑफर समथिंग कि आपने उनको दे दिया। वो अच्छा टेक हो सकता है लोगों के लिए। तो मैं भी लोगों से चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई पुराने फ़ोन है जिनका यूज़ नहीं है, तो रेदर देन कीपिंग देम आप उन्हें कहीं रिसाइकिल के लिए दे सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ पैसे मिल जाए। कैसा लगा हमारा ये एपिसोड ज़रूर बताएं, और तरुण भाई को हम कभी और भी लाएँगे और सारे स्टैट्स के बारे में, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री है ना, क्योंकि हर महीने, हर साल पे बहुत सारी बदलाव होती रहते हैं इस इंडस्ट्री में। तो एपिसोड कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर आप बातों से सहमत हैं तो भी बताएं, अगर कोई असहमति है तो भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।